Okay, now let's go on ahead with section 197. Okay, 197 now talks about the remuneration to be paid to the directors. Okay, उसके बारे में तो अभी ये सेशन को अपन ब्रेक करके अच्छे से पढ़ेंगे. आई विल बी टेकिंग अ स्ट्रेटेजी विच विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि सेशन का फ्लो कैसा आएगा. ठीक है, so let's see. पहले लिखा सेक्शन 197 ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एंड मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट. सो दीज टू आर नाउ गिवन हियर. तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितना अपन पे कर सकते हैं मैक्सिमम टू द मैक्सिमम एक्सटेंट हाउ मच वी कैन पे. And then they have given that in case there is inadequacy of profit, so क्या करना चाहिए? There is something called a schedule 5. तो अपन देखेंगे यहाँ पर. Okay. Now this entire chart I'll show it in one go only, and then I'll explain. It will be much more easier. One second, wait. Okay. ऐसे आपके पास भी रहेगा प्रिंट में. Now आराम से मेरे साथ चलना and just be at ease. Okay. And let's go in a flow. आराम से करते हैं. पहले अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे कि कंपनी के पास यहाँ पे एडिक्वेट प्रॉफिट हो सकता है या द प्रॉफिट विल बी इनएडिक्वेट. नाउ हाउ डू डिफाइन वेदर इट इज एडिक्वेट और नॉट. ठीक है, if suppose at the time when the manager or the managing director or whole time director were appointed, we had promised them certain salary, we had told them कितना इतना आपको मिलेगा करके, and we got agreed to that. But now currently the company is not having that much profits to pay their salary, so then basically we are in an inadequate situation. And if we are able to pay them, then we are in an adequate situation. Okay, as simple as that. But बाद में Companies Act has certain other restrictions. Okay, अभी वो देखते हैं किस तरीके से आएगा. कंपनी पास अगर adequate profits रहेगा ना, तो basically we have to first check whether how many managing director, whole time director, manager the company has. We have to first check how many managing director, whole time director, manager the company has. अगर कंपनी के पास more than one managing director, whole time director, manager है ना, so all of these three positions put together. For example, कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं, या मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं, या मैनेजर भी नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं है, और सब होल टाइम डायरेक्टर्स है, ऐसे भी हो सकता है. बट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर कैन नॉट बी टुगेदर, दैट वी ऑलरेडी सॉ. सो ये सबको मिला के, ये तीनों पोजीशन में जो भी जितने भी लोग हैं, इन सबको मिला के वी कैन पे मैक्सिमम 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट. So that is the limit that they have given. Maximum 10% of the net profit can be paid to them. Second उन्होंने बोला यहाँ पे, if it is only one, if there is only one person who is holding one of these three positions, for example, there is only one whole-time director, or there is only one manager, or there is only one managing director, then they are saying that that person can be paid 5% of the net profit of the company, because day-to-day affairs he is only handling, so he deserves a profit also. So उसको हम यहाँ पे 5% of the net profit दे सकते हैं यहाँ पे. Okay, net profit the same which we computed under section 198. Okay, वही वाला. अभी इसके बाद उन्होंने बोला है यहाँ पे, ये हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर का पेमेंट. ओके, दैट कैन बी 10% इफ दे आर मोर देन वन, इफ देयर इज ओनली वन देन 5%. आगे बाद में लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, देन दे आर सेइंग दैट कि बाद में देखो कि अदर डायरेक्टर्स को कितना देना है यहाँ पे ना. अदर डायरेक्टर्स को कितना मिलेगा ना, दैट विल डिपेंड ऑन कितने मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर है, या मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर है भी या नहीं है उसके ऊपर. तो सपोज कंपनी में ये जो लोग हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, नाउ फॉलो दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन. इन लोग अगर कंपनी में है ही नहीं, देयर आर नो सच पोजीशंस, नो वन इज होल्डिंग सच अ पोजीशन. तो अगर ऐसे रहेगा ना, देन विल बी सीइंग बेसिकली कि अगर इतना रहेगा तो बेसिकली अदर डायरेक्टर्स का वर्कलोड बढ़ जाएगा. So other directors will be paid 3% of their net profit, 3% of their net profit. They will be paid 3% of the net profit. Okay. नेक्स्ट लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर यहाँ पे कंपनी में अगर क्या बोलते हैं, सो बाकी डायरेक्टर जो अदर डायरेक्टर्स उनका वर्कलोड कम हो जाएगा. सो देन दे आर सेइंग देन दे विल बी पेड 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट. इस तरीके से कंपनी का फंक्शनिंग चलेगा. So managing director, whole-time director, manager, if they are more than one, then 10%, only one, then 5%. Other directors का कितना मिलना चाहिए, that will depend whether the company has appointed any managing director, whole-time director, manager. If the company has not, then their workload will increase, so they'll be paid 3%. And if the company has, then their workload will be little lesser, so they'll be paid 1% of the net profit. ऐसे लॉजिक से इन्होंने ये बनाया. बाद में इन्होंने ये बोला है कि देखो अपने सब लोग को जितना भी पे आप कर रहे हो, whatever you are paying to everyone, इनको आप यहाँ पे 10 दे रहे हो, 5 दे रहे हो, 3%, 1%, whatever scenario is there, whatever case is there,
मैक्सिमम सारे डायरेक्टर्स को मिला के यू कैन ओनली पे मैक्सिमम 11%. क्या लिखा है? ओनली मैक्सिमम 11%. एग्जांपल लेते हैं. सपोज कंपनी ने यहां पे मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर में से मोर देन 1% को अपॉइंट किया. सपोज देयर आर 3 होल टाइम डायरेक्टर्स, देयर इज वन मैनेजिंग डायरेक्टर, देयर आर 4 ऑफ देम. उनको साथ में मिलकर कितना मिलेगा? यहाँ पे 10% मिल जाएगा. नॉट 10% ईच, सब मिला के 10%. ओके, 10% को मिलेगा. तो उन लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तो कंपनी हैज अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स हियर इन दिस केस. सो अदर डायरेक्टर्स विल गेट ओनली 1%. फॉर एग्जांपल देयर आर अदर डायरेक्टर्स आल्सो इन द कंपनी, सो दे विल गेट 1%. तो यहाँ पे हो गया 11%. तो मैक्सिमम कितना रहेगा? 11% ही रहेगा. तो ऐसे कर करके मैक्सिमम कितना दे सकते हो? यहाँ पे 11% ही दे सकते हो, इससे ज्यादा आप दे नहीं सकते. अब कोई और कॉम्बिनेशन में ट्राई कर लो, यू विल कम टू दिस ओनली, दैट वी कैन मैक्सिमम ओनली पे हाउ मच? 11% ओनली. नाउ ऐसे मन में आ सकता है कि सर अगर यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर या बाकी डायरेक्टर्स ने यहाँ पे मांग की, दे आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड, दे वांट टू टेक द कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल, एंड लोग दिल जान रात दिन सब एक साथ कर रहे हैं यहाँ पे, एंड दे आर नाउ डिमांडिंग 13% ऑफ द नेट प्रॉफिट. सर देन कैन वी गिव देम समथिंग ओवर एंड अबाउट द 11% मार्क? ये देना पॉसिबल है क्या? तो यू हैव टू नोट दैट यहाँ पे इफ वी हैव टू गिव देम मोर देन 11%, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वी नीड जीएम में ऑथराइजेशन. उसका जनरल मीटिंग शुड परमिट. जनरल मीटिंग में द शेयर होल्डर शुड परमिट कि हाँ चलो वी शुड पे देम बिकॉज दे आर आल्सो वर्किंग वेरी हार्ड. जीएम शुड परमिट. और ये परमिशन लेने के बाद ही वी कैन पे देम मोर देन 11%. क्या बोल रहा हूं मैं? मोर देन 11%. दैट हैज टू बी डन. क्लियर है यहां तक? सो ये उन्होंने क्लियरली बताया. नाउ दे से वन मोर थिंग हियर. दे से कि अगर आपको ईच कैटेगरी में ज्यादा पे करना है, फॉर एग्जांपल other directors are saying that they need more than 1%. जैसे कि 1% तो बहुत कम है, we need 3%. ऐसा उन्होंने मांग किया यहाँ पर. बट ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर है ना, मतलब सपोज कंपनी में एक ही है ये पोजीशन में, सो बेसिकली विल बी पेइंग हिम हाउ मच? यहाँ पे 5%. कितना आएगा? 5%. तो उन लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि दे आर वेरी हैप्पी विद देयर पोजीशन, बट दीज पीपल दे वांट एन इंक्रीज, दे वांट टू गो फ्रॉम 1% टू 3%. तो अगर ये सिंपल वन कैटेगरी में अगर इंक्रीज चाहिए रहेगा ना, तो देन वी हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड ओनली आफ्टर पासिंग एसआर वी कैन इंक्रीज अ कैटेगरी का परसेंटेज. वी कैन डू दैट. ओके, तो बेसिकली अपन क्या सीखते हैं यहाँ पे? 1%, सॉरी 10%, 5%, 3%, 1%. वी सी दैट सिनेरियो. मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 11% दे सकते हैं. इफ यू वांट टू ओवरऑल ओनली इंक्रीज दैट मच, देन बेसिकली वी नीड जीएम ऑथराइजेशन. एंड देन दे हैव सेड कि अगर यहाँ पे कोई भी कैटेगरी को अगर इंक्रीज करना रहेगा, जैसे 10% को 11% करना है, 5% को 7% करना है, 3% को 5% करना है, 1 को 1.25% करना है, समथिंग यू वांट टू इंक्रीज, देन यू हैव टू पास व्हाट? अ स्पेशल रेजोल्यूशन. ऐसे उन्होंने बोला यहाँ पर. क्लियर? एकदम एकदम इजी. क्लियर? प्लीज टेल मी दिस whether it is clear. Then I have to tell you one more point and then we can do the reading of that small part. बोलो. ठीक है? सिंपल एकदम ये. ओके, easy to understand. ठीक है, क्लियर एकदम ये. ओके, फाइन. नाउ सी दिस, नाउ अंडरस्टैंड दिस. अपने नोट्स में ना यू हैव टू गो इन अ प्रॉपर फ्लो इन दिस. ठीक है? तो अभी इसके साथ एक और पॉइंट समझ लो, देन आई विल टेक यू इन दैट नोट्स एंड आई विल टेल यू कि किस तरीके से गो थ्रू करना है अपने को. अभी यहाँ पे ये होने के बाद यहाँ पे यू शुड नोट वन थिंग, दैट इज कुछ कैटेगरीज उन्होंने मेंशन किया है एंड दे आर कॉल्ड पनबो. आपके नोट्स में ना येलो कलर का हाईलाइट रहेगा यहाँ पे. आई शो यू हियर आल्सो. यहाँ पे रहेगा पनबो करके. ये रहा पनबो, ये रहा पनबो, पनबो. अभी उन्होंने क्या बोला है, जो अभी तक अपन ने पढ़ा है ना, वो बेसिकली ये वाला पार्ट था जो अपन ने जस्ट रीड किया अभी. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस पार्ट. ठीक है? तो ये यहाँ से रीडिंग कर लेते हैं. सो आई टेल यू हाउ इट फ्लोस. उन लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज आपने कभी भी कोई भी डायरेक्टर को जितना परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है ना, उससे ज्यादा देने का, ऐसे यू वांट टू गिव मोर, जैसे मैक्सिमम 11% को उसको उससे भी ज्यादा पे करना है, या तो फिर ईच कैटेगरी का परसेंटेज अपने को इंक्रीज करना है, तो स्टिल वी नीड जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा अपने को यहाँ पे. सो व्हाट दे आर सेइंग इज यहाँ पे कि अगर आपको वैसे कुछ इंक्रीज करना है ना, जो लिमिट दिया उससे भी आपको ज्यादा पे करना है, then you should not have any default in relation to your dues to any पनबो. और डिफॉल्ट रहेगा तो क्या होगा वो लिखा गया है. देखते क्या लिखा है.
प्रोवाइड ऑल्सो दैट वेयर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ ड्यूज, तो डिफॉल्ट नहीं रहेगा तो बेस्ट है, लेकिन अगर डिफॉल्ट रहेगा तो company defaulted in payment of dues to any PANBO. Now what is PANBO? PANBO is nothing but public financial institution से अपन ने लोन लिया था, अपन ने पे नहीं किया उनको. नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर्स को हम लोग ने अभी तक पेमेंट नहीं किया, बैंक को अपन ने पे नहीं किया, या अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को है अपन ने यहाँ पे अपना जो ड्यूटीज है फुलफिल नहीं किया. So what they are saying is we need to take prior approval of PANBO first. ये जो PANBO है ना यहाँ पे PUNBO, that is either of the public financial institution or non-convertible debenture holders or the what do you call bank or other secured creditors, इनका पहले prior approval लो. जिसका भी आपने default किया उनका permission लो, prior approval लो. जो क्या लिखा है, prior approval of the bank, PFI, non-convertible debenture holders or other secured creditors, ये दिया हुआ है, as the case may be, shall be obtained by the company before obtaining the approval in the GM. So before obtaining GM approval, पहले यहाँ पे आपको आके इनसे बात करना पड़ेगा. So that they are given first. Okay. तो ये जो पार्ट है ना, दैट यू टू ऑलवेज रिमेंबर, दैट इज बेसिकली यहाँ पे पन्बो मैटर्स को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी अपन जीएम से एडिशनल अप्रूवल लेने के लिए जा रहे हैं टू इंक्रीज द परसेंटेजेस. ओके, अभी देखते हैं आराम से. लेट्स डू दिस वेरी स्लोली. लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर. क्या लिखा है देखो, सेक्शन 197 सबसेक्शन 1, द टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पेएबल बाय अ पब्लिक कंपनी to its directors including managing director, whole time director and its manager in respect of any financial year shall not exceed, क्या लिखा है यहाँ पे, 11% of the net profit. It shall not exceed 11% of the net profits of that company for that financial year computed in a manner laid down in section 198. आगे लिखा है except that the remuneration of the directors shall not be deducted from gross profit. अभी ये कौन सा पार्ट है पता है यहाँ पे, except the remuneration of the directors shall not be deducted from gross profits. In CA and turnover in accounts you did a chapter called as company final accounts. उसे अपन पहले क्या करते हैं पता है, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, देन वी पुट इट एज एक्स. जैसे अगर यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट का एक फिगर अपने को बैलेंसिंग फिगर आ गया, बट उसके बाद अपन फिर माने मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कंप्यूट करता है. ठीक है, दिस इज एक्जैक्टली दैट पार्ट. ठीक है, तो बेस्ड ऑन दोस प्रॉफिट्स ओनली विल बी कैलकुलेटिंग द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. ठीक है, so that we did in accounts, maybe in I think in IPC, CA Inter, whichever exam you had given. आगे लिखा है यहाँ पे, provided that the company in general meeting may authorize the payment of remuneration exceeding, क्या लिखा है, 11% of the net profits of the company, subject to provisions of, क्या लिखा है, schedule 5. schedule 5 we'll see. but यहाँ पे लिखा है कि if you want to exceed 11% you need to take a general meeting में what, you need to take the authorization, authorize करना पड़ेगा general meeting से, only then you can pay over 11%. ठीक है, this is the bare act which you are doing. ये जो 197 का सेक्शन है, I didn't want to क्या बोलते हैं, filter it, अननेसेसरी चार्ट फॉर्म दे दो फिर बाद में वापस कंफ्यूजन रहे, नहीं. सो आई थॉट कि चलो बेयर एक्ट ही करा देते हैं इसका. सो इट इज लाइक परफेक्टली क्लियर इन योर माइंड, उसका कुछ भी क्वेश्चन आने दो, यू विल बी इन द बेस्ट पोजीशन टू आंसर. आगे यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग बाय स्पेशल रेजोल्यूशन. क्या लिखा है यहाँ पे, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन. तो एसआर पास करने के बाद वी कैन इंक्रीज द लिमिट, बट व्हाट इज द लिमिट टिल नाउ, देखो क्या लिखा, द रेम्यूनरेशन पेएबल टू एनी वन मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर shall not exceed 5% of the net profits of that company, and if there is more than one such a director, remuneration shall not exceed, क्या लिखा, 10% of the net profits to all such director and manager taken together. आगे लिखा था, remuneration payable to directors who are neither the managing director nor the whole time directors, इनके लिए लिखा है यहाँ पे, it shall not exceed 1% of the net profits of the company and 3% of the net profits in any other case. 1% of the net profits and 3% of the net profits of the company in any other case. Okay, 1% कब आएगा, if there is a managing director, whole time director, manager, जो अपन ने देखा था चार्ट में अभी वो. so that is where 1% will come in, क्योंकि इनका जो बाकी डायरेक्टर्स का एफर्ट है थोड़ा लेस लग जाएगा, so that is why 1%. if managing director, whole time director, manager are not there, then their effort will be more, so that will be, so they have kept the percentage as 3%. ठीक है, so very fair thing, you have to just remember 10, 5, 3, 1. 10%, 5%, 3%, 1%. क्या बोल रहा हूं मैं, 10%, 5%, 3% and 1%. That you have to keep in mind. Clear एकदम ये है, simple एकदम ये है. Okay. Now I'm going to give you a flow of doing this answer. ठीक है, तो पहले हमेशा ये कहीं तो लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. You have to do point number 1, point number 4, point number 6, point number 8, point number 9 and point number 10 first. ये अपने को पहले कवर करना है. इसका फ्लो साथ में जाएगा, कारण उसका ऐसा है. ठीक है, देन आफ्टर दैट विल बी डूइंग पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 5, इसका फ्लो अलग है. देन आफ्टर दैट विल बी डूइंग कंटिन्यूअसली ये लास्ट में जो छोटे वाले पॉइंट्स है यहाँ पे, दैट इज 12, 13, 14, 15,
16, 17, ये अपन साथ में करेंगे यहाँ, ओके. And finally we'll come to where there is inadequate profit, we'll do 3 and we'll do 11, and then after that we'll go to schedule 5. ये schedule 5 के बारे में रेफर करता है 3 and 11, and then we'll read schedule 5. तो आपको schedule 5 का flow मिलेगा. So this is the exact flow in which you should study when you study managerial remuneration. So we'll be doing it in that manner. Okay, यहाँ तक clear एकदम ये simple, ठीक है. अभी यहाँ पे let's do the managerial remuneration part. Okay, चलो आराम से आना एकदम, very very slowly, and you have to keep interacting with me. Okay, so if there is any query, I want to know what the query is so that it can be solved there and then. ठीक है, तो ये मैटर वहां पे खत्म हो जाएगा, तो तुम लोग को आगे वाला पार्ट पढ़ने के लिए इजी पड़ेगा. ओके, सो नाउ वी जस्ट कंप्लीटेड, ये जो अपन ने अभी रीडिंग किया था ना यहाँ पे, दैट वाज जस्ट पॉइंट नंबर 1. सो व्हाट यू कैन सिंपली डू इज अपने नोट्स में यहाँ पे ना जस्ट एक सिंपल यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 ऐसे लिख के रखो. यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 ऐसे लिख के रखना. यहाँ पे फिर माने पॉइंट नंबर 2 आ रहा है, तो पॉइंट नंबर 2 इज कमिंग हियर, दैट वी विल हैव टू नॉट डू नाउ, दैट वी विल सी लेटर, वो अभी नहीं आएगा. ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1 अपना करके हो चुका. अभी ऑर्डर देखते हैं यहाँ पे. You must have written the order. I also have the order written here with me. So यहाँ पे आएगा point number 1 and now we have to do point number 4. तो आइए point number 4 देखते हैं. इसका फ्लो एक साथ रहेगा, इसलिए आराम से point number 4 करते हैं. देखो क्या लिखा है यहाँ पे. लिखा है यहाँ पे the remuneration payable to the directors of a company, including the managing director, whole time director, manager. मतलब कोई भी डायरेक्टर को यहाँ पे remuneration दे रहे हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, उन लोग बोल रहे हैं यहाँ पे shall be determined in accordance with and subject to the provisions of this section, as per the provisions of this section, either by the articles or by resolution or articles so required by special resolution passed by the company general meeting. तो उन लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें ये प्रोविजन के थ्रू अपने को देने के लिए. सो दे आर सेइंग कि इट कैन बी ईदर थ्रू द आर्टिकल्स में लिखा होगा कि पेमेंट कैसे करना है इनको यहाँ पे, सो इट कैन बी थ्रू दैट. इट कैन ईदर बी थ्रू रेजोल्यूशन, इट कैन बी थ्रू आर्टिकल्स में लिखा है कि अपने को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए. सो दे आर सेइंग कि ये सब रिक्वायरमेंट हो सकता है टू गिव द डायरेक्टर्स द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सैलरी. फॉर एग्जांपल उनको जो 10%, 5%, 3%, 1% जो पे करना है ना यहाँ पे उसका अप्रूवल किस तरीके से होना चाहिए, वो आर्टिकल्स में लिखा होगा, या रेजोल्यूशन ही पास कर देंगे इस तरीके से करेंगे करके, या तो फिर आर्टिकल्स में लिखा होगा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए. तो दैट इज एट द चॉइस ऑफ द कंपनी. ओके, आगे लिखा है यहाँ पे पास बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग एंड द रेम्यूनरेशन पेएबल टू अ डायरेक्टर डिटरमाइंड अफोरसाइड shall be inclusive of the remuneration payable to him, shall be inclusive of the remuneration payable to him for the services rendered by him in any other capacity. अब इसका मतलब समझता है. इसका हम लोग ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर डायरेक्टर यहाँ पे कंपनी में कोई भी अगर काम कर रहा हो, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा हो, किसी चीज में उन्होंने हेल्प कर दिया, तो यहाँ पे व्हाट दे आर सेइंग इज यहाँ पे कोई भी डिसीजन में अगर डायरेक्टर यहाँ पे कंपनी को असिस्ट कर रहा है या इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, उसके लिए ही हम ये रेम्यूनरेशन दे रहे हैं. तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग को सेपरेट कुछ देने की जरूरत नहीं है, उसी के लिए हम ये रेम्यूनरेशन वो डायरेक्टर को दे रहे हैं. ऑफ कोर्स इसमें थोड़े एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शन हम लोग देखेंगे, लेकिन व्हाट दे आर सेइंग इज यहाँ पे डायरेक्टर को जब हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं ना, व्हेन वी टॉक की डायरेक्टर इज गेटिंग रेम्यूनरेशन, it is for the services that a director is be providing to the company. Of course there can be some other areas also जिसमें डायरेक्टर को थोड़ा एक्स्ट्रा मोर ओवर एंड अबाउट दिस रेम्यूनरेशन डायरेक्टर कैन अर्न मोर आल्सो, वो अपन देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है यहाँ तक. ओके, पॉइंट नंबर 4 का यहाँ तक ये पार्ट हो गया. आगे पॉइंट नंबर 4 में लिखा है, देखते क्या लिखा. नाउ हियर दे आर सेइंग प्रोवाइडेड दैट एनी रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय एनी सच डायरेक्टर इन अदर कैपेसिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है शैल नॉट बी सो इंक्लूडेड इफ, मतलब रेम्यूनरेशन के अंदर अपन क्या काउंट नहीं करेंगे. सो हियर यू हैव टू रिमेंबर अ फॉर्मूला कॉल्ड एज पीएफ इज इक्वल टू पीएन प्लस पीक्यू. पीएफ इज इक्वल टू पीएन प्लस पीक्यू. तो पीएफ इज इक्वल टू पीएन प्लस पीक्यू क्या है यहाँ पे, वी कैन गिव द डायरेक्टर समथिंग कॉल्ड एज प्रोफेशनल फीस. ये पे कर सकते हैं अपन उनको. वी कैन गिव द डायरेक्टर समथिंग कॉल्ड एज प्रोफेशनल फीस. ये कब देंगे, अगर डायरेक्टर जो कंपनी में काम कर रहा है ना, सपोज मोर देन डिसीजन मेकिंग, द डायरेक्टर इज आल्सो हेल्पिंग द कंपनी of a work of a professional nature. I'll give you an example. Mumbai में there is a hospital called Leelavati Hospital. ठीक है, Leelavati Hospital, suppose it's a company, public company, suppose example. अभी वो कंपनी में वहां पे वो हॉस्पिटल में there is a director who is a surgeon. तो वो क्या करते हैं, मॉर्निंग ही कम्स टू द हॉस्पिटल एट 7 o'clock, 7 से लेकर 10 बजे तक जितने भी कोई सर्जरी के पेशेंट्स रहेंगे उनका वो सर्जरी करते हैं. उसके बाद ही फ्रेशन्स अप एंड आफ्टर दैट 11 o'clock से अराउंड 5 o'clock तक ही मैनेजेस द कंपनीज अफेयर्स. ठीक है, तो यहाँ पे वो जो सर्जरी कर रहे हैं ना, यहाँ पे
उसका जो फीस है ना यहाँ पे, वो अपन बोल नहीं सकते ये आपका रेम्यूनरेशन है। वो डायरेक्टर बोलेगा कि मतलब मैं अगर वो सर्जरी करूं या मैं अगर सर्जरी नहीं करूं, तो अगर मेरे को उतना ही मिलने वाला है तो आई विल नॉट डू द सर्जरी देन। मतलब मेरे को मैं क्यों करूं एक्स्ट्रा एफर्ट, सुबह 7 बजे उठ के क्यों आऊं मैं यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा हूं कंपनी को, सो आई विल डू ओनली दैट। बात बरोबर भी है उनका। सो बेसिकली उनका जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो इज क्वालिफाइड, इज अ सर्जन, तो इज क्वालिफाइड टू डू दैट सर्जरी, तो ही इज डूइंग द वर्क ऑफ अ प्रोफेशनल नेचर। वो अगर नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा ये काम, जो ये क्या बोलते हैं, जो सर्जन रह सकता है। लेकिन ये प्रोफेशनल काम है। यू कैन नॉट डू सर्जरी ऐसे ही बैठे बैठे यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन नॉट डू सर्जरी, बराबर है ना, वी कैन नॉट डू। तो यहाँ पे प्रोफेशनल नेचर इज बेसिकली अ डिग्री दैट ही बेसिकली हैज, जो इसके लिए यहाँ पे लिखा है दैट ही मस्ट हैव द, ही मस्ट पोजेस द क्वालिफिकेशन। सो प्रोफेशनल फीस कब पे करेंगे, व्हेन दैट पर्सन इज डूइंग द वर्क ऑफ अ प्रोफेशनल नेचर, दैट इज द ऑपरेशन ऑफ द पेशेंट, प्लस ही हैज द क्वालिफिकेशन टू बैक इट अप, ही पोजेसेस द क्वालिफिकेशन टू बैक इट अप। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने जो भी कॉलेज से पढ़ा रहेगा ये सब, तो उसका उनके पास क्वालिफिकेशन है कि ही इज अ डॉक्टर या इज अ सर्जन। तो यहाँ पे ये जो रहेगा ना यहाँ पे, दैट इज बेसिकली, ये अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो इसके लिए जो पेमेंट रहेगा, द प्रोफेशनल फीस, वो डायरेक्टर को अलग से मिलेगा। द डायरेक्टर विल बी पेड सेपरेटली। ठीक है, डायरेक्टर विल बी पेड सेपरेटली। सर अभी ये कौन डिसाइड करेगा कि ये क्या बोलते हैं, जो क्वालिफिकेशन है वो प्रोफेशनल नेचर का है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, दैट ही पोजेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। तो उन्होंने यहाँ पे क्लियरली दे दिया, यहाँ पे दिस शुड बी इन द ओपिनियन ऑफ एनएआरसी या द नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, उनके हिसाब से। एंड वेयर एनएआरसी इज नॉट देयर, देन इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर ऑफ द ओपिनियन। क्लियर है, देखते क्या लिखा, द सर्विसेज रेंडर्ड आर ऑफ प्रोफेशनल नेचर, आर ऑफ प्रोफेशनल नेचर। So when will you pay professional fees? You will pay professional fees if the work is of professional nature. तो ये आ गया अपना यहाँ पे PN. And in the opinion of the NARC, if the company is covered under subsection 1 of section 178, so if NARC का provision is applicable, that is nothing but your LPOT 1050-100, or the board of directors in other cases, क्या लिखा है, in other cases, the director possesses the requisite qualification for the practice of the profession, for the practice of the profession. क्लियर है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल नेचर, प्रोफेशनल फीस कब देंगे, अगर प्रोफेशनल नेचर का रहेगा तो। और दूसरा यहाँ पे पोजेसेस द क्वालिफिकेशन, दैट इज दिस पोजेसेस द क्वालिफिकेशन, पोजेसेस द क्वालिफिकेशन, पोजेसेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, वो यहाँ पे दिया हुआ है। इजी यहाँ तक है, सिंपल एकदम। प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन फॉर दिस पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। एवरीवन प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन, ऑल ऑफ यू ऑल प्लीज टेल मी। परफेक्ट है, तुम्हें दिमाग में क्या है अच्छे से, नो डाउट एट ऑल। ठीक है, ओके आगे बढ़ता है, लेट्स सी। तो अपना यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 खत्म होता है। तो अभी वो ऑर्डर में आ जाना है, यहाँ पे वी आर कंप्लीटेड पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 4। तो यहाँ पे अपना ये जो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 4 है डन। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पॉइंट नंबर 6। अभी 6, 8, 9, 10 एक साथ फ्लो में आएगा। 7 करके पॉइंट है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि वो इररिलेवेंट फॉर द एग्जाम है, कारण इसीलिए। तो 6, 8, 9, 10 एक बार देख लेते हैं, आइए लेट्स सी 6, 8, 9, 10। ओके लेट्स डू 6 पॉइंट। क्या लिखा, अ डायरेक्टर और मैनेजर में बी पेड रेम्यूनरेशन इधर बाय वे ऑफ, क्या लिखा है मंथली पेमेंट दे सकते हैं, और एट अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। वी कैन पे हिम इधर मंथली पेमेंट और स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, और पार्टली बाय वन वे एंड पार्टली बाय द अदर, पार्टली बाय वन वे एंड पार्टली बाय द अदर, मतलब थोड़ा मंथली पेमेंट, थोड़ा नेट प्रॉफिट के परसेंटेज में, जैसे भी रहेगा। Remember that the net profit will come to know only at the end of the year. So many directors will have a problem with this. They'll say कि यार नहीं यार, हमें तो घर तो चलाना है, so please give us monthly payment, और लास्ट में कुछ ऊपर नीचे करना रहेगा तो कर लेंगे करके। तो ये जो लास्ट में जो ऊपर नीचे करना पड़ेगा वो किस तरीके से होगा वो देखते हैं आराम से। लेट्स से द कंपनी का नेट प्रॉफिट इज 10 करोड़, कंपनी का कितना नेट प्रॉफिट इज 10 करोड़, ये एग्जांपल ले लेना, ठीक है। अभी अपने कंपनी ने एक मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंट किया एंड देयर इज नो अदर होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर, ऐसे कोई भी नहीं है, तो एक मैनेजिंग डायरेक्टर है यहाँ पर। तो अगर एक मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा ना, सो दैट पर्सन विल बी पेड कितना, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। कितना आएगा, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो दिस पर्सन विल बी पेड कितना यहाँ पे, रुपीज 50 लाख। कितना आएगा, रुपीज 50 लाख। दैट इज द अमाउंट दैट विल बी पेड, दैट विल बी अमाउंट दैट विल बी दैट द पर्सन शुड बी गेटिंग, शुड बी आइडियली गेटिंग, बिकॉज ये 5% तो इतना ही आ रहा है यहाँ पे 50 लाख तक। लेकिन दिस पर्सन हैड डिमांडेड फॉर दैट मंथली वाला रेम्युनरेशन। सो स्टार्टिंग में कंपनी ने क्या दे दिया था इनको, कंपनी हैड पेड दिस पर्सन 5 lakhs पर मंथ इनटू 12 months, 5 lakhs पर मंथ इनटू 12 months। तो यहां पे इनको पेमेंट हो चुका है 60 lakhs का, इनको पेमेंट हो चुका है 60 lakhs का।
But as per company law, this person deserves how much? He deserves only 50 lakhs. बोलो, he has been paid how much? He has been paid 60 lakhs. ऐसे हो गया है. It means that we have paid him rupees 10 lakhs extra. सर एक्स्ट्रा है तो ठीक है सर, दे दिया एक्स्ट्रा तो दे दिया, उसमें क्या है, दे देंगे एक्स्ट्रा, उसमें क्या है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अरे याद रखना, इट इज नॉट आवर मनी, इट इज शेयर होल्डर्स मनी, बराबर नो. सो हाउ कैन वी कमेंट ऑन इट? तो उन लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर ऐसे कुछ अपन ने एक्सेस पे कर दिया ना, इफ यू हैव पेड एक्सेस, इफ यू हैव पेड एक्सेस टू द डायरेक्टर, देन यू हैव टू कम हियर टू दिस पॉइंट विद मी. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कम टू पॉइंट नंबर 9 फर्स्ट. 9 पढ़ लेते पहले, 8 तो कुछ नहीं है, 8 पढ़ लो मेरे साथ. देखो क्या लिखा है, द नेट प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन शैल बी कंप्यूटेड as in section 198, that is at MCA वेबसाइट में, which I requested you all to go through it. ठीक है, कंप्यूटेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है वहां पर, तो वहां पे उसके हिसाब से अपन ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. तो ये पॉइंट नंबर 8 तो अपना इधर ही हो गया. पॉइंट नंबर 6 अपन पढ़ लिए, पॉइंट नंबर 8 हो गया, 7 है ही नहीं, एंड अभी अपन जा रहे हैं पॉइंट नंबर 9 में. तो अगर अपन ने एक्सेस से पे कर दिया तो क्या करेंगे, देखो क्या लिखा है, if any director draws or receives directly or indirectly by way of remuneration any sum in excess of the limits prescribed by this section or without the approval required in this section. ठीक है, मतलब अगर अपन ने यहाँ पे एक्सेस पे कर दिया है टू द डायरेक्टर, ठीक है, या विदाउट अप्रूवल यहाँ पे अपन ने पे कर दिया है टू द डायरेक्टर, so they are saying that that person will be asked to refund such sums to the company. कभी रिफंड करेंगे ये, within 2 years or such lesser period as may be allowed by the company. Within 2 years or such lesser period as may be, क्या बोल रहा हूँ, allowed by the company, and until such sum is refunded, he will hold it in trust of the company. मतलब कंपनी का ही पैसा है, खाली उन्होंने अभी खुद के पास रखा हुआ है, ऐसा माना जाएगा. तो रिफंड करना चाहिए 2 साल के अंदर, और तब तक ऐसा माना जाएगा तब तक रिफंड नहीं करते कि ये पैसा उन्होंने, he is holding it in trust of the company, so that will be taken into consideration. Easy यहाँ तक ये है. So that is in relation to this excess part. That is in relation to this excess part. Okay? तो सर ये एक्सेस का ट्रीटमेंट कैसे होगा? So that we have discussed now in point number 9. सर ये एक्सेस वाला पॉइंट कहाँ लिखा था? ये जो ये कैलकुलेशन आप जो बता रहे हो, ये कहाँ लिखा था? This we have seen in point number 6, जहाँ पे we can allow him monthly payment. जैसे यहाँ पे क्या याद हो, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज. यूजुअली द डायरेक्टर्स विल पेड मंथली पेमेंट ओनली. नेट प्रॉफिट का परसेंटेज जो है, अगर वैसे देंगे तो वी हैव टू वेट फॉर द ईयर टू गेट ओवर एंड ओनली देन वी कैन पे द डायरेक्टर. ठीक है, ये याद रखना, ये दैट ईयर्स नेट प्रॉफिट है, दैट ईयर्स. ठीक है, सो वी कैन नॉट पे प्रीवियस ईयर्स का नेट प्रॉफिट अपन दे नहीं सकते यहाँ पर. ओके, प्रीवियस ईयर के नेट प्रॉफिट से एस्टिमेशन ले सकते हैं कि अच्छा ये साल लगभग कितना देना पड़ेगा करके, बट वी कैन नॉट पे प्रीवियस ईयर के नेट प्रॉफिट पे. दिस इज द करंट ईयर के नेट प्रॉफिट पे द डायरेक्टर विल गेट द परसेंटेज. सो व्हाट एवर परसेंटेज वी सी, दैट इज 10%, 5%, 3%, 1%, दैट इज दैट करंट ईयर्स नेट प्रॉफिट पे डायरेक्टर को मिलेगा. ठीक है, तो अपने को पहले से एक एस्टिमेट रखना पड़ेगा, या डायरेक्टर को बोलना पड़ेगा चलो एक काम करो, जैसे अपन ने यहाँ पे बोल दिया 5 लाख पर मंथ आप ले लो, लास्ट में एडजस्ट कर लेंगे, और वो एडजस्टमेंट अपन करेंगे एज पर पॉइंट नंबर 9. दैट इज एक्सेस अगर हो गया तो कैसे होगा, डेफिसिट रहेगा तो कंपनी पे करेगा, एक्सेस रहेगा तो वी हैव सीन पॉइंट नंबर 9 हियर. क्लियर यहां तक ये? ओके, सो दैट कंप्लीट्स पॉइंट नंबर 1 4 6 8 9. ये अपन ने कंप्लीट किया. लेट्स डू पॉइंट नंबर 10. अब आ जाएगा यहाँ पे वेरी नाइस पॉइंट, दैट इज सपोज अगर डायरेक्टर को ना, यहाँ पे डायरेक्टर को ये 60 लाख के जगह पे, 60 लाख के जगह पे, जस्ट अ सेकेंड, 60 लाख की जगह पे वी हैव पेड द डायरेक्टर यहाँ पे रुपीज लेट्स से 50 लाख एंड लेट्स से 50 लाख, एक सेकेंड सॉरी, $50 lakh 1,000, 50 lakh 1,000 वी हैव पेड द डायरेक्टर. कितना दिया? 50 लाख 1,000 वी हैव पेड द डायरेक्टर. ठीक है, ऐसे आ गया. Now imagine the गड़बड़ now. Now ये director is holding this 1,000 in trust of the company. बराबर ना, we can only pay him 50 lakhs. So he's holding this in trust of the company. तो ये सब बाद में डायरेक्टर भी बोलेगा क्या अभी 1,000 के लिए आप मुझे प्रोसीजर करवाओगे यहाँ पे कि वापस वो रिफंड कर दो और ये सब. तो समटाइम्स द शेयरहोल्डर विल से क्या छोड़ो यार इसको, व्हाट इज देयर इन दिस, वी विल जस्ट वेव ऑफ, मतलब माफ कर देंगे, बोलेंगे कि आप ये 1,000 नहीं दोगे तो भी चलेगा. सो कैन द शेयरहोल्डर वेव इट ऑफ? आंसर इज यस. सो दैट इज व्हाट इज गिवन इन पॉइंट नंबर 10. तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, The company shall not waive. तो पहले तो दिया है shall not waive. Okay, waive it off कैसे कर सकते हो बोलता हूं मैं, लेकिन shall not waive the recovery of any sum refundable to it under subsection 9 unless, अभी आ गया कब कर सकते हैं, approved by the company by special resolution within how many years, within 2 years, ऐसे करके बोला है. From the date the sum becomes, क्या लिखा है, refundable. तो 2 साल जब डायरेक्टर को रिफंड करने के लिए भी यहाँ पे भी डेज दिया था, देखो यहाँ पे लिखा है 2 years within which he has to refund. इसी 2 साल में शेयर होल्डर्स भी इसको वेव कर सकते हैं, दे कैन वेव इट ऑफ.
बट अगर शेयर होल्डर्स यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ चलो वेव कर देंगे डायरेक्टर का, ये वील वेव इट ऑफ, बट यहाँ पे अगर वापस एक गड़बड़ रहेगा तो, और वो वापस वही सेम पन्बो वाला पॉइंट है, कंपनी ने डिफॉल्ट किया ड्यूज में, पेमेंट ऑफ ड्यूज में, एंड दिस डिफॉल्ट इज डन टू any PANBO. PANBO is again what? Public financial institution. You have non-convertible debenture holders, banks, and other secure holders. So we have to take their prior approval if we are waiving it, because याद रखना हम लोग ने उनका ड्यूज पेमेंट नहीं किया, एंड हियर हम डायरेक्टर को बोल रहे हैं भाई एक्स्ट्रा रख ले यार, कोई टेंशन नहीं है. So they may have a problem with that. So we have to take a prior approval, and we can convince them. In our case, we can convince them कि boss, it is just 1,000 rupees. छोड़ दो यार, prior approval दे दो, डायरेक्टर से बाद में लेना पड़ेगा, तो it will just create it looks very cheap. तो इसके लिए हम लोग को ये नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है. इट कैन बी समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्रायर अप्रूवल हम लोग से ले लेंगे यहाँ पे, इजी. यहाँ पे द सेम थिंग, प्रायर अप्रूवल फ्रॉम पन्बो ओनली, ठीक है, बिफोर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ सच वेवर. वेवर करने के पहले, मतलब ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के पहले. बोलो सब लोग क्लियर यहां तक? 1 4 6 8 9 10 एकदम दिमाग में फिट, बहुत अच्छे से फिट. ओके, क्लियर एकदम अच्छे से, क्लियर. ओके, डन. नाउ दिस पार्ट कवर्स योर 1 4 6 7 है ही नहीं, 8 9 एंड 10. नाउ वील डू 2 एंड 5. ठीक है, 2 तो एकदम एक ही लाइन है, लेकिन पढ़ लेते हैं. अभी देखो 2 में क्या लिखा है, लेट्स सी. 2 में क्या लिखा है? द परसेंटेजेस अफोरसेड शैल बी एक्सक्लूसिव ऑफ एनी सिटिंग फीस पेबल. परसेंटेजेस अफोरसेड मतलब विद परसेंटेजेस, सेम 10%, 5%, 3%, 1%. शैल बी एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव मतलब अलावा, उसके अलावा वी हैव टू आल्सो पे सिटिंग फीस आल्सो पेबल टू द डायरेक्टर्स अंडर सबसेक्शन 5. नाउ व्हाट इज सिटिंग फीस? Sitting fees is paid to the director because the director took time out and has come to attend the board meeting. तो यहाँ पे अपन डायरेक्टर को सिटिंग फीस पे करते हैं. सिटिंग फीस इज पेड टू द डायरेक्टर बिकॉज द डायरेक्टर हैज कम एंड अटेंडेड द बोर्ड मीटिंग. उसके लिए उनको सिटिंग फीस मिलता. ट्रुथ है. So director can be paid sitting fees of maybe 10,000 per meeting, 1 lakh per meeting, 50,000 per meeting, 70,000 per meeting. ऐसे डायरेक्टर को सिर्फ मीटिंग में आके बैठने के लिए द डायरेक्टर कैन गेट सिटिंग फीस. और यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है इट इज एक्सक्लूसिव. द परसेंटेज दैट वी सॉ, इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ द सिटिंग फीस. मतलब क्या? डायरेक्टर को ये अलग से मिलेगा. डायरेक्टर विल गेट द सिटिंग फीस अलग से, अलग से. सर तो हम अभी तक क्या समझे? सर आई जस्ट रिवाइंड फॉर यू व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, so that I can get it clear. तो मैं भी आपके साथ उसमें I'll also be a student and I'll also do a summary. परसेंटेज अपन ने पहले देखा, तो डायरेक्टर को परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पहले मिलेगा अगर एडिक्वेट प्रॉफिट्स है तो पहले तो ये तो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. सेकंड अपन ने देखा इसके साथ डायरेक्टर कैन गेट दैट प्रोफेशनल फीस आल्सो. याद है प्रोफेशनल फीस इज इक्वल टू प्रोफेशनल नेचर का काम रहना चाहिए प्लस पोजेस क्वालिफिकेशन. पीएफ इज इक्वल टू पीएन प्लस पीक्यू. पीएफ इज इक्वल टू पीएन प्लस पीक्यू, ये अपन ने देखा था. प्लस डायरेक्टर को यहाँ पे इसके ऊपर भी द डायरेक्टर कैन गेट सिटिंग फीस जस्ट फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग. ये सिटिंग फीस मिल सकता है उनको. दैट इज ओवर एंड अबाउट द परसेंटेज दैट वाज पेड अर्लियर. सो दैट कैन बी पेड टू द डायरेक्टर. ये अपन ने यहाँ पे क्लियर कर दिया. ओके, सो नाउ विद दिस द डायरेक्टर हैज नाउ 3 सोर्सेज ऑफ इनकम फ्रॉम द कंपनी. और भी आएगा वो बोलता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए अपने को समझ में आ गया कि यहाँ पे 3 सोर्सेज है, ठीक है. अभी सर डायरेक्टर को सिटिंग फीस कितना मिलेगा, चलो आइए देखते हैं उसमें. नाउ कम टू 2 के साथ अपन ने लिखा है पॉइंट नंबर 5. तो कम टू पॉइंट नंबर 5 नाउ. ये रहा पॉइंट नंबर 5 बीच में, ठीक है. देखते हैं इसको. लेट्स सी दिस. यहाँ पे लिखा है द डायरेक्टर में receive remuneration by way of fee for attending meetings of the board or the committee. Committee मतलब the audit committee, NARC, all these committees which are there, or for any other purpose whatsoever as decided by the board. ठीक है, you'll be getting the remuneration by way of a fee. आगे लिखा है provided the amount of such fees shall not exceed. क्या लिखा है 1 lakh per board meeting per director. So it shall not exceed under any circumstances 1 lakh per board meeting per director. एक डायरेक्टर को एक बोर्ड मीटिंग में बैठने के लिए मोर देन 1 लाख कभी भी नहीं मिल सकता. इट कैन मैक्सिमम बी अप टू 1 लाख. इट शैल नॉट एक्सीड 1 लाख पर बोर्ड मीटिंग पर डायरेक्टर, ठीक है. आगे सर, सो इफ अ डायरेक्टर को हमने डिसाइड किया कि वो मीटिंग में यहाँ पे मीटिंग अटेंड करेंगे, सो ही विल गेट 1 लाख. ये अपने डिसाइड किया. एंड द डायरेक्टर इज नाउ अर्निंग, डायरेक्टर हैज नाउ अटेंडेड अराउंड 37 मीटिंग्स ड्यूरिंग द ईयर, 37 बोर्ड मीटिंग ड्यूरिंग द ईयर. सो डन, ही विल गेट 37 lakhs ओनली फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग. क्लियर है यहाँ पे? सो उनका स्किल लेवल भी उतना अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग एंड इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड एवरीथिंग. बराबर है कि नहीं? आगे प्रोवाइड फर्दर दैट डिफरेंट फीस फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज एंड फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे बी एज सच प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है, तो अभी ये प्रिस्क्राइब में बेसिकली उन्होंने बोला क्या है, ये खाली मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ. यहाँ पे
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड वुमेन डायरेक्टर्स को यहाँ पे कम फीस नहीं मिल सकता, दे हैव टू बी पेड मिनिमम दैट इज पेड टू अदर डायरेक्टर्स। तो अभी ये तो कंफ्यूजन वाला मैटर आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे यू विल थिंक कि सर यहाँ पे इसका मतलब क्या रहेगा। तो इमेजिन दिस कंपनी इज हैविंग 4 डायरेक्टर्स ए बी सी एंड डी, ठीक है, एंड यू हैव अ वुमेन डायरेक्टर हुज नेम इज ई, एक सेकेंड, एंड यू हैव अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हुज नेम इज लेट्स से एफ। ऐसा हाल है। ये जो 4 डायरेक्टर्स है ना यहाँ पे, ये वुमेन डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, ये बाकी अदर डायरेक्टर्स इन द कंपनी है, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। एक सेकेंड, ये बाकी अदर डायरेक्टर्स इन द कंपनी है, एंड ई है एंड एफ है, and let's say the company is a what do you call unlisted public company, so एक काम करते हैं, there's a requirement of having minimum 2 independent directors, बरोबर है कि नहीं, so we'll have G also as an independent director। ऐसा आपने रख दिया यहाँ पर। A को we are paying, मिस्टर A को we are paying 1 लाख पर बोर्ड मीटिंग, ठीक है, B को we are paying 90,000 पर बोर्ड मीटिंग, C को we are paying 60,000 पर बोर्ड मीटिंग, D तो अभी क्या बोलते हैं ताजा डायरेक्टर में आया है, तो we are paying him 30,000 पर बोर्ड मीटिंग। सो उन्होंने लॉ में क्या बोला है, जो भी आपने डायरेक्टर को पे किया ना, डायरेक्टर्स को, उससे कम आप दे नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, लोएस्ट इसमें कौन है, डी है, तो डी को जितना दिया ना उतना तो मिनिमम देना बनता है टू द वुमेन डायरेक्टर एंड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आल्सो। उनसे कम आप दे नहीं सकते। जैसे अगर यहाँ पे डी को यू आर गिविंग 30,000 पर बोर्ड मीटिंग, सो यू कैन नॉट गिव ई एफ एंड जी 10,000 पर बोर्ड मीटिंग, ये आप दे नहीं सकते। मतलब ई को 10,000 पर बोर्ड मीटिंग, एफ को 10,000 पर बोर्ड मीटिंग एंड जी को 10,000 पर बोर्ड मीटिंग, ये आप दे नहीं सकते। कारण कि आपका जो मिनिमम है, जो लोएस्ट था ऑफ द अदर डायरेक्टर्स, वो उससे थोड़ा ज्यादा है। तो जितना है वो अमाउंट उतना आपको मिनिमम देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अपने एग्जांपल में डी को अपन कितना दे रहे थे, 30,000 पर बोर्ड मीटिंग, तो ई एफ एंड जी शुड आल्सो गेट इंडिविजुअली 30,000 पर बोर्ड मीटिंग, ये उन्होंने यहाँ पे बोला है। तो दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे यू कैन जस्ट राइट अ सेंटेंस हियर, आई जस्ट से अ सेंटेंस, सो प्लीज राइट हियर, यहाँ पे प्लीज लिख देना, वुमेन डायरेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वुमेन डायरेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स cannot be paid below the other directors, cannot be paid sitting fees लिख देना, women directors and other directors cannot be paid sitting fees below the other directors, below the other directors। easy यहाँ तक। women directors and independent directors cannot be paid sitting fees below the other directors, so that is given here, okay। So that is point number 2 and point number 5। ये बेसिकली सिर्फ था सिटिंग फीस के ऊपर, दैट इज व्हाई आई सेपरेटेड देम। मैंने बोला कि चलो इसको अलग से करा देते ताकि दिमाग में इजीली जाए यहाँ पे। सो यहाँ पे अपन ने पहले ये फ्लो में गए एंड वी कंप्लीटेड दिस एरिया, दिस एंटायर बेल्ट वी कंप्लीटेड फर्स्ट, देन वी कंप्लीटेड दिस एरिया यहाँ पे, ठीक है। ये था सिटिंग फीस के रिलेटेड। ये था अगर अपने नॉर्मल, ये यू कैन राइट हियर नॉर्मल, बेसिकली क्या क्या प्रोविजंस है उसके बारे में था ये नॉर्मल वाला। ये आएगा यहाँ पे सिटिंग फीस के रिलेटेड। ये मैं सिर्फ कैटेगराइज कर रहा हूँ सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू रिमेंबर, ओके। अब करते कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे जो है 12, 13, 14, 15, 16, 17 के अंदर, ओके। सो नाउ प्लीज कम टू योर पॉइंट नंबर 12। तो पॉइंट नंबर 12 में देखते क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लेट्स सी। ओके, कम टू पॉइंट नंबर 12 यहाँ पे, ओके, पॉइंट नंबर 12। अभी यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे कैसे आएगा। सो लेट्स सी हियर, फोकस अच्छे से। यहाँ पे लिखा एवरी लिस्टेड कंपनी, सो दिस इज ओनली रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टेड कंपनी, ओके। उनके लिए बोला है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। व्हाट यू हैव टू डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, डिस्क्लोज करना पड़ेगा रेशियो ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर टू द मीडियन एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन एंड सच अदर डिटेल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब अपना जो एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन है उसका मीडियन कितना है, व्हाट इज द मीडियन कितना है, मीडियन एज इन जनरली व्हाट डू द एम्प्लॉयज गेट इन द कंपनी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मीडियन। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जैसे अपन ने किया रहेगा 12 में पहले मीन मीडियन मोड, ये वही वाला मीडियन है। तो यहाँ पे लेट्स से वी सी दैट एम्प्लॉयज को वी आर पेइंग यहाँ पे लेट्स से रेम्यूनरेशन पर एनम वी आर पेइंग द एम्प्लॉयज अराउंड 7 लाख एज रेम्यूनरेशन, ये अपना मीडियन रेम्यूनरेशन है। और अपन जो डायरेक्टर्स को दे रहे हैं लेट्स से वी आर पेइंग द डायरेक्टर्स 70 लाख। तो अब ये डिस्कस करना पड़ेगा कि जो एम्प्लॉयज का जो मीडियन है दैट इज 7 लाख एंड डायरेक्टर्स आर गेटिंग पेड 70 लाख। दिस इज जस्ट टू डिस्क्लोज टू शेयर होल्डर्स की हाउ मच आर वी पेइंग द डायरेक्टर्स, ठीक है। डायरेक्टर्स को अपन कितने हाई लेवल पे पे कर रहे हैं, दैट विल बी क्लियरली गिवन हियर। सो दैट इज बेसिकली दिस लिस्टेड कंपनी शैल डिस्क्लोज इन द बोर्ड्स रिपोर्ट, इसके बारे में, ओके। ये हो गया पॉइंट नंबर 12। इसको अपन बोलेंगे डिस्क्लोजर ऑफ रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन। क्या बोल रहा हूं मैं, डिस्क्लोजर ऑफ रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन, ये अपन बोल रहे हैं यहाँ पे, डिस्क्लोजर ऑफ द रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन बिटवीन ईच डायरेक्टर टू द मीडियन एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन। इसके बाद अपन ये करेंगे। तो यहाँ पे मैं डी लिख रहा हूं, यहाँ पे डी से काम आएगा याद रखने के लिए कि डिस्क्लोजर ऑफ रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन, इजी यहां तक।
एक और डिस्क्लोजर का पॉइंट है, पहले वो खत्म कर देते हैं, देन वी गो टू द अदर पॉइंट। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे अंडरस्टैंड दिस, बहुत सही चीज है ये, अच्छा पॉइंट है। देखो क्या लिखा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एनी डायरेक्टर हु इज इन रिसीट ऑफ एनी कमीशन फ्रॉम द कंपनी, तो अगर वो कंपनी से कोई कमीशन कमा रहे हैं फ्रॉम द कंपनी, एंड हु इज अ मैनेजिंग और अ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, so he is a managing director या whole time director of the company and he is earning commission from the company। तो पहले तो अपन डिस्कस करते हैं कि कमीशन कैसे आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो कमीशन कैन कम फ्रॉम अ प्लेस सच एज लाइक दिस, सी हाउ विल इट कम। सपोज यहाँ पे कंपनी का एक ट्रांजैक्शन होने जा रहा है, लेकिन वन ऑफ द पार्टी विच इज देयर अहेड, द पार्टी इज बेसिकली द सप्लायर। सो पार्टी ने यहाँ पे कंपनी को बोला कि हम आपको ये गुड सप्लाई करेंगे, लेकिन हमें गारंटी चाहिए कि आप इसका पेमेंट यहाँ पे 3 महीने में कर दोगे। तो कंपनी ने बोला कि हम कहां से गारंटी दे भाई, वी आर तो इन दिस ट्रांजैक्शन, तो गारंटी तो हम वो तो बोल तो देंगे, बट वी आर इन दिस ट्रांजैक्शन, सो इफ वी गेट इनटू अ मेस वी विल नॉट गेट। सो डायरेक्टर ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, आई विल पर्सनली गिव द गारंटी। सो डायरेक्टर यहाँ पे कंपनी को बोलता है कि मैं इनको गारंटी दे देता हूँ सप्लायर को, कि अगर कंपनी पे नहीं कर पाएगी ना, सो आई विल पर्सनली पे टू द सप्लायर वॉट एवर इज द अमाउंट, सो आई टेक दैट गारंटी ऑफ दैट मैटर कि ये ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली होगा करके। सो कंपनी फॉर द सर्विस दैट डायरेक्टर इज प्रोवाइडिंग राइट नाउ, डायरेक्टर यहाँ पे रिस्क उठा रहे हैं यहाँ पे कि कंपनी अगर पे नहीं कर पाएंगे तो डायरेक्टर विल पे। सो कंपनी कैन नाउ विल हैव टू नाउ पे समथिंग कॉल्ड एज गारंटी कमीशन टू द डायरेक्टर, इसको हम बोलते हैं कमीशन, गारंटी कमीशन टू द डायरेक्टर, गारंटी कमीशन टू द डायरेक्टर, ये कंपनी को पे करना चाहिए डायरेक्टर को। अगेन दिस गारंटी कमीशन इज ओवर एंड अबाउट द परसेंटेज, तो परसेंटेज अभी क्या हो गया, परसेंटेज प्लस दैट प्रोफेशनल फीस प्लस दैट सिटिंग फीस प्लस दैट गारंटी कमीशन, ऐसे करके आ जाएगा यहाँ पे। तो पहले तो 1 मिनट, वील गो ऑर्डरली। तो पहले आप यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे आई जस्ट ऐड वन मोर थिंग एंड दैट इज प्लस गारंटी कमीशन, बस यहाँ पे क्लियर एकदम ये, ठीक है। अभी आगे बढ़ते, एक बार 1 सेकंड रुकना। ओके, गारंटी कमीशन यहाँ पे आ गया, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा। तो वो कमीशन के बारे में उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, एनी डायरेक्टर हु इज इन रिसीट ऑफ एनी कमीशन फ्रॉम द कंपनी एंड हु इज द मैनेजिंग और द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी shall not be disqualified from receiving any remuneration or commission from the holding company or subsidiary company of such company। कहने का मतलब क्या है, if the director is getting any commission from the company and if he is and who is the managing director whole time director of the company shall not be disqualified, तो कोई भी डायरेक्टर रहेगा उसको कंपनी से कमीशन मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर रहेगा ना, दैट पर्सन कैन ऑल्सो बी गेटिंग द कमीशन फ्रॉम द होल्डिंग कंपनी एंड द सब्सिडरी कंपनी और द सब्सिडरी कंपनी ऑल्सो, ऐसे बोला। तो कंपनी का कोई भी डायरेक्टर रहेगा, इट कैन बी मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, एनी अदर डायरेक्टर कैन गेट कमीशन फ्रॉम द कंपनी, बट ओनली द कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द होल टाइम डायरेक्टर कैन गेट अ कमीशन फ्रॉम द होल्डिंग कंपनी एंड द सब्सिडरी कंपनी। हो सकता है कि उनके बदले में कुछ उन्होंने यहाँ पे गारंटी दिया हो कि ये पेमेंट नहीं करेंगे तो हम कर देंगे करके, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और इसका भी डिस्क्लोजर जाना चाहिए कहां पे, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, इसका भी डिस्क्लोजर कहां जाना चाहिए, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। दैट इज आई वांटेड टू रीड दिस पॉइंट आफ्टर द अर्लियर डी वाला पॉइंट एंड दैट इज दैट डिस्क्लोजर वाला पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ कमीशन एंड हियर वी सी डिस्क्लोजर ऑफ रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन। तो डिस्क्लोजर ऑफ रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन, डिस्क्लोजर ऑफ कमीशन, क्या बोलो, डिस्क्लोजर ऑफ रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन, डिस्क्लोजर ऑफ कमीशन, ये अपने 2 डी आ जाते हैं यहाँ, ओके। डिस्क्लोजर ऑफ रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन, डिस्क्लोजर ऑफ कमीशन, दैट इज डन, ओके। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो स्लोली, आगे देखते हैं। नाउ डू विद मी पॉइंट नंबर 16, पहले कर दो पहले मेरे साथ, ठीक है, डू 16, ठीक है, एक मिनट, पॉइंट नंबर 13 कर दो पहले, क्योंकि वो अपने कोड में आएगा वो इसके लिए, ठीक है। तो क्या लिखा है, वेयर एनी इंश्योरेंस इज टेकन बाय द कंपनी, इंश्योरेंस इज टेकन बाय द कंपनी, ठीक है। अब ये बहुत वियर्ड इंश्योरेंस है, तो पहले ये इंश्योरेंस का पहले फंडा समझो, देन आई विल टेल यू कि ये पहले का फ्लो समझ लो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा वो ऐसे भी होता है करके। कंपनी है यहाँ पे, ठीक है, कंपनी इज हियर, यहाँ पे देयर इज एन इंश्योरेंस कंपनी, देयर इज एन इंश्योरेंस कंपनी। कंपनी में यहाँ पे लेट्स से कंपनी में यहाँ पे यू हैव द मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, इन लोग सब हैं यहाँ पे, ओके। अभी ये मैनेजिंग डायरेक्टर के बदले में अपन ने क्या किया पता है, वी टोल्ड द इंश्योरेंस कंपनी, सी व्हाट विल डू इज विल गिव यू प्रीमियम, विल गिव यू प्रीमियम, ये हम आपको प्रीमियम पे करते रहेंगे, हम आपको प्रीमियम पे करते रहेंगे। इसके बदले में, सॉरी फॉर दिस, एक सेकेंड, ठीक है, इसके बदले में यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलता है कि अगर ये डायरेक्टर ने आगे चल के कोई भी गलत काम किया, फॉर एग्जांपल ही एंटर्ड इनटू अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, फ्रॉड किया, या तो इन्होंने मिसफीसेंस किया, मिसफीसेंस इज नथिंग बट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसफीसेंस किया,
तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी विल पे दिस कंपनी द लॉस अमाउंट, तो जो भी इनका कवरेज अमाउंट रहेगा, जितना भी इनका कैलकुलेशन बैठता है, सो नाउ दिस लॉस अमाउंट विल बी पेड टू द कंपनी. सो बेसिकली कंपनी हैज इंश्योर्ड इटसेल्फ अगेंस्ट द डायरेक्टर, अगेंस्ट द डायरेक्टर्स रॉन्ग डूइंग्स, अगर बाई चांस डायरेक्टर ये करना ही रहेगा तो. अभी यहाँ पे मजेदार पार्ट क्या है, यहाँ पे व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट हियर, कंपनी इज पेइंग प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी, तो कंपनी के लिए तो एक्सपेंस है. तो डायरेक्टर, अगर यहाँ पे डायरेक्टर इज अ गुड पर्सन, मतलब ही डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, ही डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, तो डायरेक्टर यहाँ पे एक्टेड इन अ राइटफुल मैनर, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, एक्टेड प्रॉपरली एज अ डायरेक्टर एंड नॉट विद एनी रॉन्ग डूइंग्स, तो डायरेक्टर ने यहाँ पे सही तरीके से एक्ट किया. तो यहाँ पे मैं खाली टिक मार्क मार रहा हूँ, मतलब सही तरीके से डायरेक्टर ने एक्ट किया. अगर डायरेक्टर ने यहाँ पे सही तरीके से एक्ट किया ना यहाँ पे, तो कंपनी के लिए प्रीमियम एक्सपेंस ही रह जाएगा. सो कंपनी विल बी मोर देन हैप्पी टू पे द प्रीमियम, बिकॉज अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उनको तो पैसा मिल रहा है वापस. ठीक है, तो कंपनी के लिए ये एक्सपेंस हो जाएगा यहाँ पे, एंड डायरेक्टर के ऊपर भी कुछ नहीं आएगा. बेसिकली डायरेक्टर हैज वर्कड इन अ प्रॉपर वे. दूसरा ऐसा है कि अगर यहाँ पे डायरेक्टर ने गलत काम किया, अगर डायरेक्टर ने यहाँ पे गलत काम किया, तो ध्यान से सुनना यहाँ पे, तो कंपनी को लॉस अमाउंट मिलेगा क्या? आंसर इज यस, ऑफ कोर्स, उसके लिए तो अपन इंश्योरेंस लिया था, लॉस अमाउंट मिलेगा. दूसरा, ये जो प्रीमियम है ना, दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी एज अ रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर. तो ऐसे माना जाएगा कि ये जो प्रीमियम अपन इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे थे, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द रेम्यूनरेशन पेड टू दिस पर्सन, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेम्यूनरेशन पेड टू दिस पर्सन. तो मन में क्वेश्चन आएगा, सर लेकिन उसको फ्रॉड करने के लिए रेम्यूनरेशन क्यों दे रहे हैं यहाँ पे? अंडरस्टैंड द मीनिंग. उसको रेम्यूनरेशन अपन देंगे, रेम्यूनरेशन देंगे, एंड द प्रीमियम दैट अमाउंट दैट इज पेड विल बी ट्रीटेड एज हिज रेम्यूनरेशन वाला अमाउंट, and this will be considered to be in excess of what he has already paid or what the company has already paid to him. और एक्सेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा. दिस इज हाउ इट विल फ्लो. प्रीमियम तो पे करेंगे, इट विल बी काउंटेड एज पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन, और अगर वो एक्सेस हुआ ना, तो एक्सेस विल बी रिफंडेड, एक्सेस विल बी रिफंडेड. तो दैट इज हाउ दे हैव फ्लोड विद दिस पार्ट. ठीक है, ये पॉइंट नंबर 13. ठीक है, तो ये पढ़ लेते एक बार, देखो क्या लिखा. where the company, where insurance is taken by the company on behalf of its managing director, whole time director, manager, CEO हो, CFO हो, CS हो, क्या लिखा गया? for indemnifying any of them against any liability. for indemnifying मतलब to cover us from whatever मस्ती they do. ठीक है, in respect of any negligence, any default, any misfeasance, any breach of duty, any breach of trust, for which they may be guilty in relation to the company, for which they may be guilty to the company. तो अगर गिल्टी रहेंगे तो उन्होंने क्या बोला है, प्रीमियम पेड ऑन सच इंश्योरेंस शाल, एक मिनट, नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन पेएबल टू एनी सच पर्सन. तो मे, एक मिनट, फॉर विच दे मे बी गिल्टी लिखा है. मे बी गिल्टी मतलब इफ दे आर नॉट गिल्टी देन दिस अमाउंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज योर देयर रेम्यूनरेशन. सर तो लेकिन आपने तो बोला था कि गिल्टी है तो पार्ट रहेगा, वो नीचे लिखा है, क्या लिखा है? Provided that if such a person is proved to be guilty, the premium paid on such insurance shall be treated as a part of the remuneration. ये मिल गया सब लोग को अभी. ठीक है, तो बेसिकली हाउ इट फंक्शन इज, अगर गिल्टी नहीं, जो मैंने समझा था वैसे ही है, अगर गिल्टी यहाँ पे नहीं है, मतलब दैट पर्सन हैज वर्कड वेल, तो प्रीमियम इज एन एक्सपेंस. प्रीमियम इज एन एक्सपेंस, कंपनी का एक्सपेंस नॉर्मल. तो कंपनी इज जस्ट प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम द लॉस. ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे अपन ने प्रीमियम पे कर दिया. लेकिन अगर यहाँ पे अगर वो डायरेक्टर ने बराबर एक्ट नहीं किया तो लॉस होगा. आंसर इज यस. तो लॉस का पैसा मिलेगा. आंसर इज ये, लॉस का पैसा ही मिलेगा. प्रीमियम जो अपने पे किया था अभी तक, वो यहाँ पे विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, रेम्यूनरेशन. एंड इफ दैट रेम्यूनरेशन इज इन एक्सेस, देन वी विल आस्क द डायरेक्टर टू रिफंड अस द सेम. क्लियर एकदम? ये सिंपल एकदम. ये बोलो एक बार, गिव मी द कंफर्मेशन. दैट इज पॉइंट नंबर 13. दैट इज पॉइंट नंबर 13. Please tell me, clear एकदम, easy? Okay, awesome. ठीक है, अभी ये अपना हो गया पॉइंट नंबर 13. अभी नाउ गो टू पॉइंट नंबर 16, 17 एंड देन विल फाइनली रीड 15. तो आराम से खत्म करते. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रीड विथ मी. The auditor of the company shall in his report under section 143, that is basically the main section for auditor's report, याद रखना, make a statement as to whether the remuneration paid by the company to its director is in accordance with the provisions of this section, whether remuneration paid to any director is in excess of the limits laid down under this section, and give such other details as may be prescribed. तो ये इन्होंने हेडेक किस पे डाल दिया अभी यहाँ पे, ऑडिटर पे, कि you have to tell us कि यहाँ पे remuneration excess जा रहा है या नहीं जा रहा है. Okay, so that is on the auditor. On and from the commencement of the Companies Amendment Act 2017, any application made to the central government under the provisions of this section
as it stood before the such commencement, which is pending with that government shall abate, and the company shall within 1 year of such commencement obtain the approval in accordance with the provisions of this section as so amended. तो ये इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे, अर्लियर ना सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारे परमिशन की जरूरत पड़ती थी, जैसा आपने देखा भी, तो उन्होंने क्या बोल दिया, अभी अभी से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली डू द एक्टिविटीज विदाउट द सीजी अप्रूवल, एंड दिस अमेंडमेंट हैड कम इन 2017, ये 2017 में। तो यहाँ पे वही लिखा है, एनी एप्लीकेशन मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एज इट स्टूड बिफोर सच कमेंसमेंट विच इज पेंडिंग अगर रहेगा तो विद दैट गवर्नमेंट शैल अबेट मतलब छोड़ दो यार, मतलब अबेट मतलब कैंसिल, दैट इट विल नॉट बी पेंडिंग, मतलब बेसिकली जो कंपनीज एक्ट में नॉर्मली लिखा है आपको वही करना है, आपको सीजी का परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। The company shall within 1 year of such commencement obtain the approval in accordance with the provisions of this section. तो इस सेक्शन में अगर कहीं भी आगे अप्रूवल लेने की जरूरत हो, फॉर एग्जांपल अप्रूवल विद द आरओसी, तो आपको आगे वहां पे अप्रूवल लेना पड़ेगा। So as so क्या लिखा है यहाँ पे, amended, so that is what they have said here. Clear? Finally लिखा है, if any person contravenes the provisions of this section 197 जो अपन पढ़ रहे हैं, he shall be punishable with fine which shall not be less than 1 lakh rupees, which may extend to how much, 5 lakh rupees। क्या लिखा है, 1 lakh rupees to 5 lakh rupees, ऐसे करके दिया हुआ। Okay, यहां तक क्लियर ही है। So that completes your third belt। basically third belt is nothing but ये वाला बेल्ट, एंड दैट इज इन 12, 13, 15, 17, 16 एंड 17। इसको मैं कोड दे रहा हूं यहाँ पे, दिस कोड इफ यू वांट यू कैन यूज, इट इज बेसिकली डीएफसीजी करके। डीएफ में डी स्क्वायर आएगा, डी को स्क्वायर कौन सा आएगा, डिस्क्लोजर के बारे में। डिस्क्लोजर किसके बारे में था यहाँ पे, रेशियो ऑफ द रेम्यूनरेशन एंड डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू कमीशन, तो इसके बारे में ये वाला पॉइंट था, कमीशन एंड ऑल पार्ट वी कवर हियर। आई से बहुत सही पॉइंट है, दैट इज दैट इंश्योरेंस वाला पॉइंट, इसके ऊपर अच्छा केस स्टडी आने का भी चांस है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। ए से क्या आएगा यहाँ पे, ए से यूल हैव ऑडिटर का रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143, एफ से यूल हैव फाइन, एंड सीजी से यूल हैव की सीजी ने अपना परमिशन अभी निकाल दिया, तो सीजी के बिना आपको आगे बढ़ना है अभी। क्लियर, दैट इज नथिंग बट डीएफसीजी। बोलो क्लियर एकदम ये, एवरीबॉडी गिव मी कंफर्मेशन प्लीज फर्स्ट, पहले बोलो क्लियर यहां तक। ठीक है, इफ यू आर वंडरिंग कि सर ये सब चार्ट में कहां पे लिखा हुआ है, तो आइए देखते हो भी। ठीक है, एक सेकंड ना, यहाँ पे चार्ट में कुछ थोड़े चेंजेस है, सो फर्स्ट वील जस्ट करेक्ट दोस एंड देन वील मूव अहेड। पहले यहाँ पे ऑडिटर्स रिपोर्ट अंडर 143 होना चाहिए, गलती से 148 आ गया वहां पे, 143 आएगा यहाँ पे। ओके, इधर ये ना, ये एनएआरसी कर दो इसको, एनआरआरसी नहीं है वो, एनएआरसी है, एनएआरसी है। क्लियर, आई थिंक दीज आर द चेंजेस, करेक्ट, इतना ही है। ठीक है, क्या क्या देख लिया अपन ने, वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट, we have completed this part, PF is equal to PN plus PQ, then we completed this part, that is sitting fees maximum 1 lakh per board meeting per director, refund रहेगा तो अपन ने वो भी देख लिया यहाँ पे, या ये भी देख लिया, shareholder shall waive in case of refund, प्रीमियम भी देख लिया अपन ने इंडेमनिटी इंश्योरेंस के ऊपर, एंड फाइनली वी हैव सीन 143, सो दीस पार्ट्स वी हैव कवर्ड। ठीक है, कौन सा पार्ट बचा है यहाँ पे, ये इनएडिक्वेट वाला पार्ट बचा है, दैट इज द मेन पार्ट दैट इज पेंडिंग। ठीक है, बट उसके पहले ना आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, ये जो सारे पॉइंट्स है, वन ये फ्लो में, एग्जैक्टली इन दिस फ्लो, आई कीप दिस ओनली ऑन द स्क्रीन, यू हैव टू रीड दिस। 1, 4, 6, 8, 9, 10 पहले ये पढ़ना है, 2, 5 पढ़ना है, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये पढ़ना है, एंड आफ्टर दैट आई विल एंटर दिस पार्ट एंड दिस विल बी कंप्लीटिंग टुडे फॉर श्योर। ठीक है, सो प्लीज यहाँ पे पहले ये फटाफट पढ़ लो, आई एम गिविंग यू around 5 to 7 minutes, you can just go through the key points, whatever you have underlined or those areas, and then I'll take you through 3 and 11. So please do that right now.
ओके, क्लियर यहां तक? प्लीज गिव मी योर कंफर्मेशन, प्लीज गिव मी योर कंफर्मेशन, देन आई विल कंटिन्यू. बोलो, एनी क्वेरीज किसी को यहाँ पे? I'm looking at the chat box. If there is any query, you can put it there. Perfect, एकदम फ्लो में अच्छे से. Tell me. ठीक है, awesome. अभी यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट अभी कैसे आने वाला है, लेट्स सी. अभी यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली इन रिलेशन टू, अगर मेरे पास यहाँ पे इनएडिक्वेट प्रॉफिट रहेगा तो क्या करने का. तो यहाँ पे बेसिकली वी सी इफ वी आर हैविंग इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट अगर प्रॉफिट रहेगा तो नाउ हाउ विल इट फ्लो. तो दैट इज बीन गिवन नाउ इन दिस पार्ट. तो अभी इसको अच्छे से देखो मेरे साथ एंड डू इट विद मी. देखो क्या लिखा है यहाँ पे अभी, जस्ट अ सेकेंड ना. ओके, पहले यहाँ पे आएगा फर्स्ट वील सी पॉइंट नंबर 3. पहले पॉइंट नंबर 3 मेरे साथ आएगा, करना है यहाँ पे. देखो क्या लिखा है, notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2. जो 1 and 2 में देख लिया था. 1 was what in relation to that 10%, 5%, 10%, 5%, 3%, 1%, and 2 was what was sitting fees के related. तो वो दोनों अपन ने यहाँ पे we have already covered that. ठीक है, 1 and 2 was in relation to this. तो 1 was here and 2 was यहाँ पे ये वाला part sitting fees के related. तो this we have already completed. अब ये 3 में देखते क्या लिखा, but subject to the provisions of schedule 5. तो schedule 5 follow करना पड़ेगा if there is no profit. ठीक है, no profit और low profit. low मतलब inadequate. In any financial year, a company has no profit or its profits are inadequate. The company shall not pay to its directors, including managing or whole-time director or manager. पहले तो लिख दिया यहाँ पे shall not pay. पे नहीं करेगी. पे नहीं करेगी क्या? रेम्यूनरेशन. सिटिंग फीस पे करना पड़ेगा, प्रोफेशनल फीस पे करना पड़ेगा, गारंटी कमीशन पे करना पड़ेगा. रेम्यूनरेशन पे नहीं करेंगे. आगे लिखा है बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन एनी सम एक्सक्लूसिव ऑफ फीस पेएबल टू डायरेक्टर अंडर सबसेक्शन 5 हियर अंडर. आगे लिखा है यू शैल नॉट पे द फीस टू डायरेक्टर. आगे लिखा है एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5. दैट इज शेड्यूल 5 का इतना ज्यादा वैल्यू है बिकॉज शेड्यूल अगर प्रॉफिट नहीं है then you have to look at schedule 5 if the directors want a remuneration. और यहाँ पे कंडीशंस दिया है, कंडीशंस आर आल्सो प्रीटी स्ट्रिक्ट. अच्छी बात भी है, इट्स अ गुड थिंग. अभी इसके साथ अपने को देखना पड़ेगा यहाँ पे पॉइंट नंबर 11. तो वी हैड 3, 11 एंड देन शेड्यूल 5. तो आ जाओ पॉइंट नंबर 11 पे. इन केस वेयर शेड्यूल 5 इज एप्लीकेबल ऑन ग्राउंड्स ऑफ नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, any provision related to remuneration of any director which purports to increase or has the effect of increasing the amount thereof, whether the provisions be contained in the company's memorandum or articles or in an agreement entered into by it or in a resolution passed by the company in a general meeting or its board, सीधा लिख दिया है, shall not have any effect unless such increase in accordance with the conditions specified in schedule 5. मतलब company does not have inadequate profit और या तो फिर company does not have any profit or has inadequate profit. और यहाँ पे क्या हो गया है कि कंपनी ने डिसाइड कर दिया काम करते हैं यार, एमओए में लिख देते हैं, एओए में लिख देते हैं दैट वील गेट दिस मच मनी. तो डायरेक्टर ने सोचा कि चलो ऐसे इस बहाने तो हमारे पास आ जाएगा, शेयर उसको अपन पटा लेंगे, अग्रीमेंट में लिख देंगे, रेजोल्यूशन पास करवा देंगे जीएम में. ठीक है, कैसे ना कैसे करके हम लोग अपना पैसा निकलवा देंगे. तो उन्होंने बोला यहाँ पे आप कर ही नहीं सकते, सीधा लिख दिया शाल नॉट हैव एनी इफेक्ट. एनी इफेक्ट आप करो तो टाइम पास हो जाएगा. टाइम पास मतलब यू विल बी जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, कुछ और नहीं होगा इसमें. शाल नॉट हैव एनी इफेक्ट अनलेस सच इंक्रीज इज इन अकॉर्डेंस विद what is specified in the schedule. तो ऐसे क्लियरली बोल दिया यहाँ पे. शेड्यूल मतलब शेड्यूल 5. सो सर इसकी इतनी चर्चा हो रही है तो आ जाते हैं देखते हैं व्हाट इज शेड्यूल 5 नाउ. ओके, सो नाउ दिस इज वेयर योर शेड्यूल 5 स्टार्ट्स. आराम से देखते हैं. लेट्स गो इन अ वेरी काम कूल कलेक्टेड मैनर सो दैट यू आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजंस वेरी वेल. शेड्यूल 5 में पहले ऊपर हेडिंग ही देख लो, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स. तो लिखा है कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग और द होल टाइम डायरेक्टर और अ मैनेजर विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स. ठीक है, यहाँ पे मतलब क्लियरली लिखा है कि दिस शेड्यूल 5 इज फॉर ओनली मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर के लिए. मतलब इफ द कंपनी इज नॉट मेकिंग इनफ प्रॉफिट्स और इफ द कंपनी इज मेकिंग नो प्रॉफिट्स, तो उन लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक भी रुपया एज पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन वी डू नॉट हैव टू पे द डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स को यहाँ पे अपने को एक भी रुपया देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है. कौन से डायरेक्टर्स? अदर डायरेक्टर्स अदर देन योर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर. इनके अलावा बाकी लोग को एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है. नॉट रिक्वायर्ड टू गिव. आगे भी लिखा है नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज मैनेजिंग, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर
of a company unless it has satisfies the following conditions, namely, and then they are given the points. ये है eligibility for appointment also and also payment when there is no profit. ठीक है. Actually ये जो schedule 5 है ना, that is for the eligibility of appointment of managing director, whole time director, manager. Actually उसके लिए है. लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया बाद में कि अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है या प्रॉफिट कम है, दैट इज इनएडुकेट प्रॉफिट है, तो भी आपको शेड्यूल 5 के जो कंडीशंस है वही सेटिस्फाई करना है. तो दैट इज व्हाई शेड्यूल 5 वी सी फॉर टू कंडीशंस, एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, एंड आल्सो फॉर वेदर इज लो प्रॉफिट और नो प्रॉफिट इन द कंपनी. ओके, देखते हैं इसमें क्या लिखा है. पहले लिखा है क्विकली, लेट्स सी. इजी पॉइंट्स है, सिंपल है. हैज नॉट बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी पीरियड. तो अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे एक भी दिन के लिए भी जेल में जाके आते हैं, then that person cannot become the managing director, whole time director, manager. आगे लिखा है और टू अ फाइन एक्सीडिंग, क्या लिखा है यहाँ पे, 1000 रुपीज. 1000 रुपीज क्लियर है यहाँ तक गया. तो अगर ऐसे हो गया, so that then they are saying that for the conviction of an offense under any of the following acts, namely, and they have given the acts here. acts के नाम दिए. कौन से एक्ट के अंदर अगर ऑफेंस रहेगा तो ये सब आ जाएगा यहाँ पे. ओके, तो अगर मेरा इंप्रिजनमेंट हो रहा है या मेरे को फाइन पे करना पड़ रहा है, एक्सीडिंग रुपीज 1000, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सीडिंग रुपीज 1000. And I've got convicted under which acts? So first they are saying Indian Stamp Act, Central Excise Act जो पहले था, Industries Development Regulation Act, Prevention of Food Adulteration Act, Essential Commodities Act, Companies Act which you are studying 2013, Securities Contract Regulation Act जो अपने पोर्शन में है, Wealth Tax Act जो पहले था अभी abolish हो गया, Income Tax Act Taxation, Customs Act Taxation, Competition Act Old Course CA Final Law, FEMA Act 1999 which is there in the portion, SIC that is SIC Industrial Companies Act Special Provisions Act 1985 जिसके बदले में अभी IBC आ गया, Insolvency and Bankruptcy Code. Then you have SEBI 1992, Foreign Trade Development and Regulation Act, they have PMLA which is there in the portion, IBC mention कर दिया, Goods and Service Tax GST, and finally Fugitive Economic Offenders Act 2018. 2018 एकदम recent act, क्लियर है. तो उन्होंने क्या बोला, ये सब जो एक्ट्स है इसमें अगर आपको इम्प्रिजमेंट हुआ है या तो फाइन हुआ एक्सीडिंग 1000, then you cannot be appointed as a managing director, whole time director, manager. Plus it means that you have not satisfied the first condition of schedule 5. तो schedule 5 का पहला कंडीशन है यहाँ पे not imprisoned or fined. ठीक है, not imprisoned or fined, simple. या the conviction does not lead to imprisonment or fine exceeding, क्या लिखा है, 1000. ओके, आगे यहाँ पे लिखा हैज नॉट बीन डिटेन्ड फॉर एनी पीरियड अंडर कोफेपोसा. कोफेपोसा इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट. इसको हम बोलते हैं कोफेपोसा. तो कोफेपोसा में ये पर्सन यहाँ पे डिटेन्ड नहीं हुआ है. तो कोफेपोसा में अगर डिटेन्ड रहेगा देन दिस पर्सन कैन नॉट बी व्हाट यू कॉल, वी कैन नॉट पे हिम वॉट एवर रेम्यूनरेशन इज देयर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर. ये उनको अपन पे नहीं कर सकते हैं. ओके, तो डिटेन नहीं होना चाहिए. लेकिन आगे कंडीशन दिया है, वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन कन्विक्टेड और डिटेन्ड अंडर सब पैराग्राफ ए और बी एज अ केस में बी, नो फर्दर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी नेसेसरी. तो लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे दिया, बोल दिया कि चलो यार उसको अपॉइंट कर दो, तो अपन इसको अपॉइंट कर सकते हैं, तो उसको अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन वो वापस उसका कन्विक्शन नहीं आना चाहिए. तो क्या लिखा है, नो फर्दर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी नेसेसरी फॉर द सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ दैट पर्सन इफ ही हैड नॉट बीन सो कन्विक्टेड और डिटेन्ड subsequent to such approval. मतलब that person must have got detained under COFEPOSA, so that person now cannot become the managing director, whole time director, manager. ये तो clear हो गया. That person cannot be paid remuneration as a managing director, whole time director, manager in case there is low profit or no profit. But then an application was made to the central government where central government agreed that ठीक है, ये person को भी अपन यहाँ पे appoint कर सकते हैं, you can appoint them as a managing director, whole time director, manager. और जैसे उसको यहाँ पे permission मिल गया, उसके बाद that person did one more offense under this same act, conviction or detention हो गया वापस, then again that person will be removed again, and that person will not get the compensation or not be appointed as the managing director, whole time director, manager. तो ये उन्होंने लिखा है यहाँ पर. क्लियर यहाँ तक ये है, सिंपल. आगे लिखा है यहाँ पे, he has completed the age of 21 years as not attained the age of, क्या लिखा है, 70 years. तो वही अपना 21 years से लेकर 21 years से लेकर less than 70 years. जिस दिन 70th बर्थडे रहेगा याद रखना, उस दिन निकलना पड़ेगा ऑफिस से. आगे लिखा, provided that where he has attained the age of 70 years, he has attained the age of 70 years, and where his appointment is approved by a special resolution passed by the company, no further approval of central government shall be necessary for such appointment. तो ये बेसिकली अपना हम लोग बोल रहे हैं कि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन रहेगा तो अपन अपॉइंट कर सकते हैं, बट फॉर दिस यू विल गो टू सेक्शन 96 व्हिच वी जस्ट डिड, और वहां पे उसके हिसाब से इनको अपॉइंट करेंगे, वेयर वी सॉ कि वेयर वी कैन अपॉइंट हिम थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन कर सकते हैं.
लेकिन अगर मेजोरिटी भी अगर आता है तो स्टिल वी कैन अप्रोच द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द परमिशन एंड वी कैन टेक द सीजीज परमिशन. तो दैट इज बेसिकली व्हाट वी सॉ इन सेक्शन 196. तो इसके लिए अपन वो प्रोविजन अप्लाई करेंगे. तो ये आ गया यहाँ पे 21 ईयर से लेकर कितना 70 ईयर्स तक. आगे देखते हैं. आगे लिखा है यहाँ पे ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दे हैव रिटन ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो क्या लिखा है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस शेड्यूल रेसिडेंट इन इंडिया इंक्लूड्स अ पर्सन. नाउ दिस इज द वे दे ड्राफ्ट लॉ. नो दैट इज वेरी नाइस. ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंक्लूड्स अ पर्सन. इंक्लूड्स. तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कौन सा पर्सन इंक्लूड होगा? जो नॉर्मली रेसिडेंट इन इंडिया है वो तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रहेंगे. लेकिन आगे लिखा है यहाँ पे includes a person, sorry for this, एक minute, includes a person who has been staying in India for a continuous period of not less than 12 months immediately preceding the date of his appointment as a managerial person. मतलब जब वो managerial person का appointment कर रहे थे तभी अपन देखेंगे कि whether a person was staying in India for not less than 12 months. आगे लिखा है and who has come to stay in India. Come to stay in India मतलब they are now talking about a person who may be staying outside India, but who has now come to stay in India. And when he was appointed as the managerial person, when he is seeking the appointment as a managerial person, तो उसके पहले 12 months के लिए he was there in India, and he had come to India for what? Taking up employment in India or carrying on a business or vocation in India. उसके लिए वो इंडिया आए थे. फिर बाद में उनको अभी सपोज यहाँ पे 12 महीने हो गए एंड बाद में उनको यहाँ पे अपन एज अ मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट कर रहे हैं. देन इज इट ओके? आंसर इज यस. दैट इज व्हाई दिस इंक्लूड वर्ड इज इंपॉर्टेंट. वहां पे अगर मीन्स लिखा होता मीन्स तो इट वुड मीन ओनली दीस पर्संस के लिए इन लोग ये बात कर रहे हैं यहाँ पे एंड नॉट फॉर पीपल हु आर नॉर्मली रेसिडेंट इन इंडिया. उसके लिए नहीं है. दिस जनरली फॉर पर्संस हु आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, आगे लिखा दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू कंपनीज इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. तो यहाँ पे ये कंपनीज के लिए वो पर्सन अगर 2 महीने पहले भी इंडिया आया है तो भी उसको अपन यहाँ पे मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट कर सकते हैं. 12 मंथ्स रुकने की 12 मंथ्स की वो रिक्वायरमेंट नहीं है. आगे लिखा है SEZ एज नोटिफाइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. क्लियर है यहाँ तक? आगे अभी यहाँ पे एडिशनल कंडीशन दिया है, जस्ट खाली रीड कर लो. Provided that a person not being a non-resident in India shall enter India only after obtaining क्या लिखा है? Proper employment visa from the concerned Indian mission abroad. तो बेसिकली जो भी अपना वहां पे एम्बेसी है वहां से. For this purpose, such person shall be required to furnish along with the visa application form profile of the company जहां पे वो काम करने के लिए जा रहे हैं, the principal employer and the terms and conditions of such person's appointment. तो ये उनको डिटेल्स देना पड़ेगा. क्लियर? एकदम easy एकदम. Okay, so after proper all these things, the person can come to India for being appointed as a managerial person. तो ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. ओके, तो ये जो पॉइंट्स है ना, नाउ यू हैव टू स्टे विद मी एंड इनको याद कैसे करना है अभी समझ तो लिया. देखो हमेशा लर्निंग में 2 पार्ट्स है. देयर इज वन पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेकंड पार्ट ऑफ मेमोराइजिंग. मेमोराइजिंग करना भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा. अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में ट्विस्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे. सो यू शुड नो हाउ टू टैकल विद बोथ. तो समझ तो गए. अभी देखते हैं यहाँ पे रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आर ले रहा हूं मैं यहाँ पे. आई एम टेकिंग यहाँ पे डिटेन्ड का डी. आई एम टेकिंग यहाँ पे ये 21/7. तो आई बी राइटिंग उधर इन द कोड 21/7 एंड यहाँ पे दैट इज नथिंग बट 21 years एंड लेस देन 70 years. एंड फाइनली आई एम टेकिंग हियर यहाँ पे दैट इज नॉट इम्प्रिजन्ड और फाइंड. नॉट इम्प्रिजन्ड और फाइंड ऐसे करके NIF ले रहा हूं मैं यहाँ पे. So यहाँ पे I'll take you far back in the code that we had here. Yeah. So here है ना, यहाँ पे सिर्फ एक I लिख लो यार यहाँ पे प्लीज. वो NIF प्रिंट नहीं हुआ है, वो सिर्फ NF प्रिंट हो गया. तो इसको हम बोलेंगे DR NIF 21/7 या DR NIF 21 या डॉक्टर NIF 21/7. D से आएगा वो डिटेंशन वाला पॉइंट कोफे पोसा के अंडर. ठीक है. R से आएगा रेसिडेंट ऑफ इंडिया. N से आ जाएगा NIF से आ जाएगा नॉट इम्प्रिजन्ड और फाइंड. ठीक है. फाइंड क्या याद रखना? एक्सीडिंग 1000 दिया हुआ वहां पे फिगर. And 21/7 में they have given यहाँ पे कि it should be minimum 21 years but less than 70 years रहना चाहिए. However, 70-year-old person can also be appointed. For that special resolution पास करना चाहिए. Basically, we will be following section 196 for that purpose. Clear है? ये उन्होंने यहाँ पे कंडीशन पहले दे दिया. ये उन्होंने यहाँ पे शेड्यूल 5 का फर्स्ट पार्ट ये अपने कवर कर दिया अभी. And that's what we completed here. Okay, schedule 5 first part is done. अभी आ जाओ part 2 of schedule 5 and this is the most important part that they ask in the exam. That is basically your remuneration part. तो ये खत्म करता है. देखो क्या लिखा. Section 1. Remuneration payable by companies having profits subject to the provision of section 197. A company having profits in a financial year may pay remuneration to a managerial person or persons not exceeding the limit specified in such section. तो बोल दिया ठीक है. अगर आप सेक्शन 1 फॉलो कर रहे हो तो उसमें मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वैसे भी वहां पे 197 में पे कर रहे हैं अपन यहाँ पे. ओके. आगे दिया यहाँ पे सेक्शन 2. एंड दिस इज वेयर द मेन एरिया स्टार्ट. तो यहाँ पे कंप्लीट फोकस, मतलब इधर उधर कुछ भी ध्यान नहीं, कंप्लीट फोकस अच्छे से करना.
बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। देखो क्या लिखा, रेम्यूनरेशन पेएबल बाय कंपनीज हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, कि अभी इनको पे कितना करना पड़ेगा उसका कैलकुलेशन यहां पे होगा, ठीक है। वेयर इन अ फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ टेन्योर ऑफ अ मैनेजरियल पर्सन अ कंपनी हैज नो प्रॉफिट्स और इट्स प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट, नो प्रॉफिट्स और इट्स प्रॉफिट्स आर क्या लिखा है यहाँ पे, इनएडिक्वेट, प्रॉफिट्स कम है, इट मे पे रेम्यूनरेशन टू अ मैनेजरियल पर्सन नॉट एक्सीडिंग द लिमिट्स अंडर क्या लिखा है यहाँ पे, ए एंड बी गिवन बिलो। तो मैक्सिमम अपन कितना पे कर सकते हैं यहाँ पे, ए एंड बी में जितना बन के आएगा वी कैन ओनली पे दैट मच, वी कैन ओनली पे दैट मच, ठीक है। अभी कुछ चीजें पहले से बता देता हूँ, वो बाद में आगे जब पढ़ेंगे तभी वो आने ही वाला है। एक सेटिस्फाई करने के लिए, ए को अप्रूव करने के लिए वी कैन पास एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और अ स्पेशल रेजोल्यूशन एज अ केस में बी। वो एज द केस में भी मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे आगे कंडीशन आएगा जहां पे लोग बताएंगे कि अगर आपको इसमें जो लिमिट्स दिया है, यहाँ पे जो दिया है, उसे अगर ज्यादा पे करना है तो यू हैव टू पे पास एसआर, लेकिन अगर इतना ही पे कर रहे हो, इसके अंदर ही पे कर रहे हो, देन यू हैव टू पास ओआर, ऐसे करके आएगा। तो यहाँ पे एसआर या ओआर आएगा। जो यहाँ पे कंडीशन बी है ना, यहाँ पे ये रहा कंडीशन बी, दिस वन, फॉर दिस नो यू हैव टू कंपल्सरी पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, यू हैव टू कंपल्सरी पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। सर अभी आप ये क्यों बोल रहे हो, व्हाई आर यू सेइंग दिस, तो ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, provided further that, see this, एक second, sorry, हाँ, come to this point, देखो क्या लिखा, an ordinary resolution or a special resolution as the case may be has been passed for the payment of remuneration as per item number A, point number A के लिए, or a special resolution has been passed for payment of remuneration as per क्या लिखा है, item number B. So OR या SR for item A and only SR for item B. क्लियर है, एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, तो 3 साल के लिए उसका ओआर या एसआर का वैलिडिटी रहेगा। इतना कर लिया, नाउ कम बैक एंड अंडरस्टैंड, अभी देखते कैसा आएगा। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि अभी आपको यहाँ पे जब भी उनको नो प्रॉफिट या इनएडिक्वेट प्रॉफिट रहेगा तो पेमेंट कैसे करना चाहिए। तो फर्स्ट दे आर सेइंग कि लुक एट द इफेक्टिव कैपिटल ऑफ द कंपनी, इफेक्टिव कैपिटल। सर अभी इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है, तो देखते हैं यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल, आई हैव गिवन इट हियर, एक सेकंड ताकि इजी पड़े। आगे मेन चार्ट में कुछ चीजें जो बेसिक इंपॉर्टेंट है रिवीजन में जो हेल्प करेगा, दैट आई हैव गिवन हियर ओनली। तो आइए मेरे साथ देखते हैं यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल क्या दिया हुआ है। यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इफेक्टिव कैपिटल इज इक्वल टू द पेड कैपिटल, द रिजर्व्स, सॉरी फॉर दिस, एक सेकंड, ओके, द पेड कैपिटल, द रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये रहा रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला जो पॉइंट आएगा वो, एक सेकंड, पेड कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये यहाँ पे आना चाहिए, प्लस आना चाहिए था, एक मिनट, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, प्लस यू विल हैव द लॉन्ग टर्म लोन्स, तो ये भी अपन ऐड करेंगे, प्लस द लॉन्ग टर्म डिपॉजिट रीपेबल आफ्टर 1 ईयर विच आर टू बी पेड आफ्टर अ ईयर, तो अभी इमीडिएट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये अपन देख रहे हैं कि कितना कैपिटल कंपनी के पास है, व्हाट मनी द कंपनी हैज दैट द कंपनी कैन पुट इन डिफरेंट प्लेसेस, मतलब बेसिकली कंपनी का यहाँ पे लेवल कितना है। तो बेसिकली वी आर सीइंग हियर व्हाट द पेड कैपिटल, द रिजर्व्स एंड सरप्लस, द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, द लॉन्ग टर्म लोन जो अभी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो पैसा अपने पास अभी भी है, प्लस लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स व्हिच आर रीपेबल आफ्टर अ ईयर। तो ये अपना रहेगा यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म मनी अपने पास है, इससे माइनस क्या करेंगे, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अपने यहाँ पे रिटर्न ऑफ अपने ने नहीं किए, सो अपने को रिटर्न ऑफ फ्यूचर में करना पड़ेगा, सो वी आर रिमूविंग दैट। accumulated losses we should not include, and investment basically the money that we had we must have put it somewhere else, तो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चला गया। तो लोग बोल रहे थे इफेक्टिव कैपिटल अपना कैलकुलेट इस तरीके से होगा, और सही भी है इफ यू थिंक लॉजिकली आल्सो, if I add my paid capital, my reserve surplus, my securities premium, my long term loans, my long term deposit which are not repayable for a year, this money is currently that I'll be having। लेकिन इसमें से मेरा क्या क्या गया रहेगा, यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट में गया रहेगा, अक्यूमुलेटेड लॉसेस में मेरे को माइनस करना पड़ेगा वो लॉसेस को, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो रिटर्न ऑफ अभी तक नहीं हुए लेकिन फ्यूचर में हो जाएंगे तो मुझे वो निकालना पड़ेगा, और उसके बाद जो मेरे पास बचा ना, दैट विल बी माय इफेक्टिव कैपिटल। तो दैट्स व्हाट कैलकुलेशन वी हैव डन, ओके। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल आपको चेक करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि नेगेटिव से लेकर, तो ये जीरो है यहाँ पे, जीरो से ही पहले आ जाएगा अपना नेगेटिव, तो नेगेटिव से लेकर 5 करोड़ तक अगर अपना कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल आता है, then we can pay maximum 60 lakhs, क्या बोल रहा है, maximum 60 lakhs to the directors, to the managing director, whole time director, manager of the company, maximum कितना आएगा 60 lakhs। अगर it is 5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक, then we can pay maximum 84 lakhs। अगर 100 करोड़ से लेकर 120 करोड़ से we can pay maximum 120 lakhs, that is nothing but 1.2 करोड़, ये है 1.2 करोड़, ठीक है, 120 lakhs is 1.2 CR, बराबर ना। And finally if it is 250 crores or more, then we have to pay
1.2 crores प्लस 0.01%, याद रखना ये परसेंट इंपॉर्टेंट है, 0.01% ऑफ एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ 250 crores. एग्जाम्पल, सपोज अपना यहाँ पे कैपिटल आता है यहाँ पे 300 crores तक, तो आर कैपिटल इज 300 crores. तो हम सिंपल क्या करेंगे, 300 crores है, इज इट मोर देन 250 crores? आंसर इज यस. तो अप टू 250 crores, तो ये तो 120 लाख ये तो पे करना ही करना है, दैट इज 1.2 crores, ये तो पे करना ही करना है. अभी देखना है कि 250 के ऊपर कितना एक्सेस है, सो द आंसर विल कम टू 50 crores. ये 50 crores एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, एक्सेस है. तो अपन क्या करेंगे, 50 crores इंटू 0.01%, क्या बोलोगे कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, 50 crores इंटू 0.01% करेंगे, एंड नॉट जस्ट 0.01. दिस मिस्टेक आई हैव सीन इन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, डोंट डू दैट मिस्टेक, ठीक है. इनफैक्ट मेरे बोलने के बाद भी अगर होता है तो जान जलता है मेरा यहाँ पे. तो इसके लिए क्या आएगा, 0.01% आएगा. तो वॉट एवर आंसर यू गेट, नो दैट अमाउंट वी हैव टू ऐड टू दैट ऊपर का जो 1.2 crores है उस पे, एंड वी कैन पे मैक्सिमम दैट मच टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर. क्लियर है, जिनको अपन इसमें ले रहे हैं. अभी सपोज यहाँ पे कंपनी में ऐसा हुआ कि यार नहीं ये तो बहुत कम पेमेंट है, ज्यादा मिलना चाहिए करके, सो द शेयर होल्डर्स कैन अप्रूव अ लार्जर पेमेंट, सो दैट इज बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है. और अगर डायरेक्टर साल के बीच में अगर ज्वाइन करता है और उसी साल अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, then we'll be paying the director on a prorated basis. For example, the director joined only for 3 months, तो उनको 60 लाख से मिलेगा. तो क्या हो जाएगा, 60 लाख का अपन करेंगे यहाँ पे इंटू 1/4, बिकॉज 3 मंथ्स के लिए है, तो या तो फिर 60 लाख इंटू 3/12, दैट इज नथिंग बट 60 लाख इंटू 1/4, एंड विल बी पेइंग हिम दैट मच. कहने का मतलब क्या, इट विल बी पेड ऑन अ प्रोरेटेड बेसिस, ठीक है. तो ऐसे करके हमेशा याद रखना. तो अगर बढ़ेगा कब, अगर एसआर पास कर रहे हो प्रोरेटेड रहेगा तो कम होगा, तो इसके लिए वहां पे ऊपर है, लोअर का एरो है. बढ़ेगा कब, अगर एसआर पास कर रहे हो तो प्रोरेटेड होगा. इफ द डायरेक्टर हैज वर्क फॉर लेस देन अ ईयर, देन इट विल बी प्रोरेटेड. इजी यहां तक ये, दैट इज बेसिकली द इफेक्टिव कैपिटल रूल. तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कैसे दिया हुआ है. लेट्स सी दिस. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है where the effective capital is negative or less than 50 crores. So if it is negative or less than 50 crores, then 60 lakhs shall not exceed, क्या लिखा है, 60 lakhs. If it is 5 crores but less than 100 crores, then it is 84 lakhs. याद रखना, less than 100 crores. 100 crores से लेकर less than 250 crores तो दिया 120 lakhs, and finally 250 crores and above दिया रहेगा 120 lakhs plus 0.01% of the effective capital in excess of 250 crores. तो इसके हिसाब से विल बी पेइंग द मैनेजर्स या डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, द मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजर एंड द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. ओके, आगे दिया, प्रोवाइडेड दैट द रेम्यूनरेशन इन एक्सेस ऑफ अबव लिमिट्स may be paid if the resolution passed by the shareholders is a क्या लिखा है यहाँ पे, special resolution. So can we pay above that level? Answer is yes. It is hereby clarified that for a period less than 1 year, the limit shall be क्या लिखा है यहाँ पे, prorated. So that is what we had covered in the earlier diagram, the summary diagram. Okay, यहाँ तक ये है सिंपल. तो अभी आपको समझेगा यहाँ पे कि यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों लिखा हुआ है. नॉर्मली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, लेकिन अगर अपन को ज्यादा पे करना है इससे भी, देन वी हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. क्लियर है यहाँ तक, सिंपल. यहाँ पे इन द केस वेयर देयर इज नो प्रॉफिट और लो प्रॉफिट, याद रखना. ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है बी वाला पॉइंट. बी में क्या लिखा उन्होंने यहाँ पे, बी में दे हैव सेड इन केस ऑफ अ मैनेजरियल पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है, who is functioning in a professional capacity, मतलब this person is now an expert. तो सर अभी ये इंसान को यहाँ पे इंक्लूड क्यों किया गया है यहाँ पे, बिकॉज दिस पर्सन इज एन एक्सपर्ट. इसका मतलब क्या है, दिस पर्सन इज एडिंग लॉट ऑफ वैल्यू टू द कंपनी. लेकिन अभी आगे देखोगे ना, तो यहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड कि दिस पर्सन शुड बी एन एक्सपर्ट एंड शुड somewhat have the features of an independent director, somewhat have the features of an independent director, ठीक है. तो मतलब क्या है, there is a managerial person who is working in professional capacity, then he'll be paid if he is somewhat of an independent director. अभी वो सर आप वो somewhat as an independent director क्यों बोल रहे हो, वो अभी पढ़ेंगे तो आएगा. तो जो क्या लिखा है यहाँ पे, this person who is a managerial person who is functioning as an expert, will pay him the remuneration as per item number A. मतलब जो अपन ने एक्सपर्ट, जो अभी अपन ने इफेक्टिव कैपिटल रूट से अभी चेक किया था, उतना ही पेमेंट इनको ही मिलेगा. लेकिन कब मिलेगा, जो क्या लिखा है, इफ सच मैनेजरियल पर्सन, नाउ द मेन पॉइंट स्टार्ट. जो क्या लिखा है यहाँ पे, is not having any interest in the capital of the company. कंपनी के कैपिटल में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है. एंड और इट्स होल्डिंग कंपनी और एनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज. तो कंपनी के होल्डिंग कंपनी में भी नहीं, कंपनी के सब्सिडरी कंपनी में भी नहीं, कंपनी में भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. कोई भी इंटरेस्ट मतलब नॉट होल्डिंग एनी शेयर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और थ्रू एनी अदर क्या लिखा है, स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर्स, मतलब थ्रू एनी अदर रूट, इंटरमीडिएट्स के थ्रू, या तो फिर अगर उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी को दिया, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने यहाँ पे कंपनी में इन्वेस्ट किया, या होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया, ऐसा भी कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है. तो नॉट थ्रू एनी अदर स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर्स. आगे लिखा है एंड नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट और रिलेटेड टू द डायरेक्टर और द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी.
सो इज नॉट रिलेटेड टू द promoters ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी, इनका भी कोई रिलेशन नहीं है, कभी नहीं है ड्यूरिंग द लास्ट 2 years बिफोर और ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। एंड अभी आगे लिखा है यहाँ पे कि ये प्रोफेशनल या एक्सपर्ट डायरेक्टर क्यों है, तो उन्होंने बोला यहाँ पे दैट पर्सन शुड हैव अ मिनिमम ग्रेजुएट लेवल क्वालिफिकेशन विथ एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन द फील्ड इन विच द कंपनी ऑपरेट्स। मतलब क्या, कंपनी जो फील्ड में ऑपरेट करती है उसी फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। एग्जांपल, केमिकल बिजनेस है, अपन यहाँ पे केमिकल इंजीनियर को या तो फिर केमिस्ट्री के नॉलेज रखने वाले एक पर्सन को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, then that person will get covered here because of course he has graduate level qualification and plus he has knowledge which is in relation to the business that the company operates, the field in which the company operates। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। okay, otherwise we cannot pay this person, we can appoint him but we cannot pay him, ठीक है, when the company is not earning good amount of profits, ठीक है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है then we can maybe pay him as per the effective capital route, ये अपन पे कर सकते हैं। लेकिन याद रखना पॉइंट नंबर बी के लिए we have to compulsory pass a special resolution। इट मीन शेयर होल्डर शुड आल्सो बी सेटिस्फाइड कि हाँ यार ये आदमी अपने कंपनी में वैल्यू ऐड करेगा, लेट्स नॉट लूज द अपॉर्चुनिटी एंड वी नीड सच अ पर्सन इन द कंपनी, तो अपन इसको अपॉइंट करेंगे। एंड दूसरा मैंने इसको क्यों बोला कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसा रहेगा, बिकॉज यू विल सी दैट ही शुड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी, ही शुड नॉट बी रिलेटेड टू द डायरेक्टर और प्रमोटर ऑफ द कंपनी। समहाउ वी सी दैट देयर इज सम रिलेशन विद द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हियर, ठीक है। आगे, provided that any employee of the company holding shares of the company not exceeding 0.5% of its paid up share capital under any scheme formulated for allotment of shares to such employees, including ESOP or by way of qualification, shall be deemed to be a person not having interest in the capital of the company। मतलब क्या, अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, अपन ने उनको यहाँ पे ESOP दिया था या ESPS दिया था, ठीक है, तो ऐसे कोई स्कीम्स थे कंपनी के, उसके थ्रू अपन ने उनको यहाँ पे we had paid him not exceeding 0.5%, ठीक है, not exceeding 0.5%, let's say that person is holding exactly 0.5%, तो उन लोग क्या बोल रहे हैं, अगर वो आदमी इतना सा ही शेयर होल्ड कर रहा है, इतना सा ही शेयर होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे अगर वो एक मैनेजरल पर्सन अभी बन गया है, इज एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, इज अ मैनेजरल पर्सन एंड इज वर्किंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, अगर ऐसा हाल रहेगा तो यार प्लीज डोंट टेक द सैलरी अवे फ्रॉम हिम, वी कैन पे दिस पर्सन द रेम्यूनरेशन एज कैलकुलेटेड एज पर आइटम नंबर ए, मतलब दैट इफेक्टिव कैपिटल रूट के हिसाब से, ठीक है। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग हियर, क्लियर है। ये हो गया पॉइंट नंबर बी यहाँ पे। So that will give you a good clarification कि कंपनी में पेमेंट किस तरीके से होगा when the profit is low or no profit, okay, schedule 5 का। आगे यहाँ पे ये पॉइंट पढ़ लेते हैं, provided further that the limits specified under item number A and B of this section shall apply if payment of remuneration is approved by a resolution passed by the board ने अप्रूव करना चाहिए, plus NARC should give the approval, ठीक है। आगे अगर अपन इनको पे करने के लिए जा रहे हैं और वापस आ गया पनबो या पनबो या पबनो, जो ही बोलना बोलो, तो यहाँ पे अगर अपना पनबो आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा बैंक, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, यू हैव यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स, अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इनका अगर अपना डिफॉल्ट हुआ है यहाँ पे, सो वी हैव टू फर्स्ट ऑब्टेन देयर प्रायर कंसेंट बिफोर अप्रूवल इन द जनरल मीटिंग। अप्रूवल इन द जनरल मीटिंग कैसे होगा, फॉर आइटम नंबर ए इधर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, या तो फिर आइटम नंबर बी के लिए ओनली स्पेशल रेजोल्यूशन, दैट इज व्हाट वी रेड अर्लियर, वो यहाँ पे कवर हुआ, क्लियर है। Finally, last में, a statement along with the notice calling the general meeting referred to in clause 3 is given to the shareholders. We have to give a statement along with the notice containing the following information, namely, and then they are given general information about the appointee, जिनको appoint कर रहे हैं, other information, disclosure, that is what they are given here. Easy यहाँ तक, एक सेकंड। तो इसमें क्या क्या आएगा, इंडस्ट्री का नेचर क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, अगर बिजनेस चालू कर रहे हैं तो, कंपनी चालू कर रहे हैं तो, in case of new company expected date of commencement of activities, again that point is covered here, as per the project approved by the financial institution, financial performance based on the indicators, foreign investment कितना आ गया है यहाँ पे, जो अपॉइंटी है जिनको अपन अपॉइंट कर रहे हैं ये मेथड से, तो बैकग्राउंड डिटेल्स क्या है, पास्ट रेम्यूनरेशन कितना मिला, रिकॉग्निशन कुछ मिला है क्या, अवार्ड कुछ मिला है क्या, जॉब प्रोफाइल क्या दे रहे हैं अपन यहाँ पे, रेम्यूनरेशन क्या प्रपोज कर रहे हैं, कंपैरेटिव रेम्यूनरेशन प्रोफाइल क्या है, जो बाकी इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज को कितना पे कर रहे हैं, यहाँ पे बाकी कंपनीज ऐसे पोजीशन के लिए कितना पे कर रहे हैं, पेक्यूनरी रिलेशनशिप अगर है कि नहीं है कंपनी के साथ, सो दैट विल बी कवरिंग हियर, रीजंस फॉर लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट क्यों था कंपनी में, स्टेप्स टेकन, कंपनी ने क्या क्या स्टेप्स उठाया अभी, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, कंपनी कैसे बाउंस बैक करेगी, प्रॉफिट कैसे कमाएगी वापस, ये अपन देखेंगे यहाँ पे। आगे लिखा डिस्क्लोजर में दे आर गिवन अगेन यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ रेम्यूनरेशन पैकेज, तो सैलरी, बेनिफिट, बोनस, स्टॉक, पेंशन, ये सब कैसे किस तरीके से देंगे। देन यू हैव फिक्स्ड कंपोनेंट कितना है यहाँ पे, लिंक्ड इंसेंटिव्स कितना है, दैट इज फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कितना है यहाँ पे, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, नोटिस पीरियड, सेवरेंस फीस, ये सब कितना रहेगा,
एंड स्टॉक ऑप्शन की डिटेल्स कैसे रहेंगे अगर हम इनको यहाँ पे ईसॉप देंगे एट अ डिस्काउंट और एट अ लोअर प्राइस, या स्वेट इक्विटी देंगे एट अ लोअर प्राइस, सो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स रहेगा. This is what is the information that we'll be providing to the shareholders. Now, for the one last time, I'll be taking you to the basic वाले chart. So that there I'll give you proper clarity कि अपने क्या क्या किया. Then you have to genuinely read it. If you read it, you will be okay with it. But जिस दिन ये वीडियो देख लिया और कवर कर दिया ना अपन ने यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे तुरंत उसका रीडिंग कर देना चाहिए, so that it is clear in your mind. Okay? देखो क्या बोल रहा हूँ मैं. डॉक्टर निफ्ट 21/7 ये अपन ने कर दिया था. एनआरसी एंड बोर्ड का वी नीड द अप्रूवल. नो पब नो डिफॉल्ट होना चाहिए, अगर रहेगा तो वील हैव टू टेक देयर अप्रूवल आल्सो. रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा फॉर इफेक्टिव कैपिटल रूट. वी आर गोइंग टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन. एंड फॉर प्रोफेशनल रूट वी आर गोइंग टू पास विच रेजोल्यूशन, यहाँ पे वी आर गोइंग टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, जो अपने अभी जस्ट लास्ट में क्विकली रीड कर दिया था, बिकॉज दैट इज जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस. खाली एमसीक्यूज के लिए तैयार करना उसको. उसके ऊपर स्पेशल क्वेश्चन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इन द एग्जाम. ठीक है. जो इफेक्टिव कैपिटल रूट है उसमें वी हैड सीन जो रेंज रहेगा दैट इज 0 to 5 crores पहले 60 lakhs का, then this that is 84 lakhs, and then from 100 to 250 that is 1.2 crores or 120 lakhs. Over and above that 1.2 crores or 0.01% of excess of 250 crores. ये अपने देखा था. क्लियर है यहाँ तक? That completes your managerial remuneration का this entire chunk. It's a huge chunk. ठीक है, काफी big chunk है. I think even you have seen this. But I hope the clarity is there now in relation to ये किस तरीके से यहाँ पे proceed करेगा.